Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. So my first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो नोट करें. दिव्यांशी, रिचा, अमर, रितिका, स्टूडेंट, हिमांशी, अमो, ललित, अनंत, स्टेज वी मूव फॉरवर्ड. 2% लोग बोल रहे हैं, देख सकते हैं कीबोर्ड पे कंट्रोल आइकन कंट्रोल प्रेस करें. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, आई डोंट डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, पेंसिल दो क्लास में गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, नहीं तो ये वाले भी लिंक है. फिर बुधवार या गुरुवार को जॉब अपलोड करता हूँ. हैंड आउट जो हम पढ़े थे फ्राइडे को, वही कंटिन्यूड है. तो कैसे डाउनलोड करते हैं, मैं गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूँ. तो कुल मिला के हम लोग पढ़ क्या रहे हैं. पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, आज उसका आखिरी चैप्टर है. इंश्योरेंस हमने कंप्लीट कर दिया था, पेंशन कंप्लीट कर दिया था. फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जनधन मुद्रा लोन वगैरह देखना है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अभी ये जो 1D1 था, मतलब इंश्योरेंस वाला हैंडआउट, उसकी जो टेस्ट हुई थी, शुरुआत जब हुई करीब 3000 लोग टेस्ट दे रहे थे. ये बैच जब चालू हुआ, अभी कितने बच्चे, करीब 700, मतलब 76% अटेंडेंस ड्रॉप. लेकिन जो हाजिर है ये 700 को बधाई. बधाई इस कारण से कि देखिए 15 अगस्त की कॉलेज में छुट्टी होगी, फिर उसके बाद 16 और 17 रविवार है, तो बीच में भी मतलब जन्माष्टमी की कुछ जगह छुट्टी मालूम नहीं हो तो भी याद नहीं जाएंगे हम. 3 दिन की छुट्टी थी, बहुत सारे लोग चिल मारने बैठ गए होंगे. उसमें भी बीच में जियो हॉटस्टार ने एक दिन पूरा फ्री अनलॉक कर दिया, तो कुछ लोग फिल्म देखने बैठ गए होंगे. लेकिन आप सब उसमें भटके नहीं. यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड डिजायर्स कि नहीं, हमें पढ़ाई करनी है, हमको टेस्ट देना है. इस बात की बधाई. कम मार्क आए हो तो भी बधाई. कि कम से कम इतना डिसिप्लिन है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करूंगा. भले छुट्टियां बराबर है, फिल्में आई, सिनेमा में कुछ चल रहा है, बट वी विल स्टडी. तो बहुत बहुत बधाई. कुछ ना कुछ हाथ में सफलता आपको आ सकती है. अब ये जो टेस्ट थी उसमें 40 क्वेश्चन होंगे. अब उसमें नहीं तो 25 क्वेश्चन तो करेक्ट होने चाहिए. इंश्योरेंस इतना तो हमने पढ़ा है, बाकी भी बहुत फैक्ट है. ये बात सही है कि जनरल नॉलेज टाइप का ज्यादा है तो थोड़ा स्कोर करना मुश्किल रहता है. बट एटलीस्ट जिन जिन के 25 करेक्ट यानी 50 मार्क हो रहे, सबको बधाई. अक्षय, शरद, बेन, अदिति, राममोहन, प्रशांत, अरमान, फरीद, कृष्णा, वंदना, सातरूप, प्रतीक्षा, अभिषेक, उज्जवल, अनुष्का, एलिशा, नीलांशु, तरुण दास, शेख आलम और उनसे ऊपर जिन्होंने और ज्यादा मार्क्स हासिल किए, सबको बधाई. तो आज फाइनेंशियल इंक्लूजन देखना है. बहुत ही हल्का फुल्का टॉपिक है. वैसे दौड़ा कर मैं इसको फ्राइडे को भी खत्म कर सकता था, लेकिन इतना ज्यादा मेमोरी कार्ड लोड नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे खाएंगे तो पेट में डाइजेस्ट होगा. तो इसलिए कुछ आज हम पढ़ रहे हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये सब गरीबों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब फैसिलिटी होनी चाहिए, उसकी सारी स्कीम्स देखनी है. फिल्म में योजनाओं के कभी-कभी एमसीक्यू आते हैं, बहुत ज्यादा इसके एमसीक्यू आते नहीं. मेंस में पूछते हैं तो मेंस में भी सीधा सवाल रेयरली पूछा जाता है. मेंस में ऐसा कि अच्छा गरीबों का कैसे कल्याण कर सकते हैं. सो यू हैव राइट मेनी पॉइंट्स कि हेल्थ, एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट. उसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि उनको बैंकों से लोन मिलना चाहिए वगैरह. तो ऐसा मतलब बड़े चित्र के अंदर एक छोटा सा ये पिक्चर बनता है. क्या शुरू करते हैं. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे सब गरीबों को बैंक की फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी, पेंशन, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिले. इसके लिए जो अलग-अलग स्कीम्स हैं वो आज पढ़नी है. दैट इज द जिस्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. नाउ आरबीआई ने ये सोचा कि पूरे भारत में सब गरीबों के बैंक अकाउंट खोलें, लेकिन मैं अकेला कितना अवेयरनेस और इनिशिएटिव लेता फिरूं. तो नीचे किसी को काम सौंपते हैं. जस्ट लाइक टीचर अकेले सारे स्टूडेंट का होमवर्क चेक नहीं कर सकती, तो क्लास में किसी को मॉनिटर बना दे कि होमवर्क किया है कि नहीं, नाखून काटे कि नहीं, बूट पॉलिश किया है कि नहीं बच्चों ने, तुम जाके सब चेक करो. तो ऐसे आरबीआई ने कहा देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम जो बैंक अच्छा कर रहा है, मान लो एसबीआई, तो उसे हम मॉनिटर बना देंगे, क्लास मॉनिटर उस डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि लीड बैंक. लीड बैंक की काम होगी कि वो ज्यादा इनिशिएटिव ले बाकी सारे बैंकों के साथ मिलकर कि हमें सब गरीबों के बैंक अकाउंट खोलने हैं, डिपॉजिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, सब करना है. तो बस एक लाइन का मुद्दा है लीड बैंक स्कीम. क्या कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आरबीआई एक बेस्ट परफॉर्मिंग बैंकर को रिस्पांसिबिलिटी देगा, बाकी सारे बैंकर्स के साथ मिलकर वहां पर आप कुछ काम करिए. अब यहाँ से टोटली क्रेजी क्वेश्चन कि सर्विस एरिया अप्रोच वो किसके साथ जुड़ा है. मैं जवाब ठीक क्या गिव यू 20 सेकंड आप पढ़िए. क्रेजी क्वेश्चन. ये सर्विस एरिया अप्रोच है, मुझे नहीं पता, बुक्स में इतना सब दिया नहीं है. मतलब उस हिसाब से ये सारे बैंकर आपस में कोऑर्डिनेट करके सब बैंकिंग सर्विस फैलाने की कोशिश करते होंगे. असल एग्जाम में पूछा जाए तो इसको स्किप करना चाहिए. इसका कारण मैं बताऊं, कितना बुक में दिया नहीं तो आपको पता नहीं होगा. पहली बार आपको क्वेश्चन दिखे तो तुक्का तो कुछ भी हो सकता है. सर्विस एरिया अप्रोच तो स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी हो सकता है कुछ, ये भी तो हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट में भी कुछ हो सकता है. तो असल एग्जाम में ऐसा वन लाइनर पूछा जाए, नहीं पता आपको, स्किप करना चाहिए. क्रेजी क्वेश्चन, इतना सब दिया ही नहीं है. खैर, तो आजादी के बाद आरबीआई और भारत सरकार ने कदम उठाए लोगों को बैंक की फैसिलिटी देने के लिए. बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 55 में एसबीआई बना, फिर 69 और 80 में दो बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ. ये सब हम पिलर 1D1 क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं. फिर भी लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट नहीं करते. उनको डर लगता है कि हमारा पैसा डूब गया तो कौन बचाएगा. तो सरकार ने कानून से एक संस्था बनाई, डीआईसीजीसी, कि आपका डिपॉजिट का पैसा 5 लाख रुपए तक का डूब गया तो हम आपको भरपाई करेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे. उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स वो पहले आरबीआई के दायरे में नहीं थे. 66 में बैंकिंग रेगुलेशन है तो आरबीआई का रेगुलेशन पे लगेगा. ये कानून में चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए. 69 में ये आया लीड बैंक स्कीम. फिर 71 में स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी कि राज्य के अंदर जो टॉप उनके हर एक बैंक के जो मैनेजर, जनरल मैनेजर होंगे, उनकी कमिटी बनेगी और पूरे स्टेट में सब गरीबों को फैसिलिटी मिले, ये सब देखेंगे. तो ये सब काम हुए. फिर आई मोदी सरकार 2014 में, तो उन्होंने एक नई योजना की, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना, जनधन योजना. अब ये जो अकाउंट है उसके कुछ फीचर्स याद रखने. ये एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है. बीच में आप अगर हेडलाइंस फॉलो करते हो तो आईसीआईसीआई ने ऐसा बोला कि मिनिमम तुमको 50,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं, तो ये तुम्हारा सेविंग अकाउंट खुलेगा, नहीं तो तुम पे पेनल्टी लगा देंगे. हालांकि फिर हंगामा हुआ तो थोड़ा कम कर दिया कि मान लो अच्छा नया कस्टमर है तो 15,000 ही रखना. बट जो भी कमर्शियल बैंक है उसमें कुछ कुछ बैंक ऐसे रूल्स बनाते हैं, तभी आपको सब फैसिलिटी मिलती है, वरना पेनल्टी चलती है. तो जनधन अकाउंट ऐसा नहीं है. ये जीरो बैलेंस से भी खोला जा सकता है और आप पे कोई पेनल्टी नहीं है. लेकिन आपका अगर बैलेंस जीरो है तो बैंक वाला आपको चेकबुक नहीं देगा, क्योंकि आपका चेक बाउंस हो जाना है, ऑनर तो होना नहीं है. तो जब आप थोड़ा पैसा डिपॉजिट करेंगे फिर बैंक आपको चेकबुक देता है. ये जो बैंक अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं, किसी भी बैंक में खोल सकते हैं. जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ पर वो आप नॉर्मली सारी स्कीम्स में उनको एनरोल किया गया तो वो लोग आपका अकाउंट खोल देंगे. 10 साल से ज्यादा के सभी लोग, मतलब माइनर के नाबालिगों के अकाउंट खोल सकते हैं. अब समझिए ये बेसिक है जिसको हम कहते हैं नो फ्रिल. नो फ्रिल का मतलब है इसमें फैसिलिटी और तामझाम कम रहते हैं. तो ये ऐसा है कि आप मैक्सिमम 4 बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम एटीएम. जीरो बैंक बैलेंस की आपको है पेनल्टी वहाँ पे वगैरह वगैरह. अब यहाँ पर एक खास फायदा दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब खाते में पैसा नहीं हो तो भी उधारी में उठा सकते हैं. इवन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन विड्रॉ द मनी एज टेम्पररी लोन, जो हम आगे पिलर 1A1 वगैरह में देख चुके, 1A2 में देख चुके, 1A1 में भी देख चुके.
लेकिन इसमें शर्त है कि पहले वो आपके 6 महीने की बैलेंस हिस्ट्री देखेगा कि पिछले 6 महीने आपका एवरेज क्या था, 50,000 बैलेंस था, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। मतलब डे वन से नहीं देंगे, पहले देखेंगे आप कुछ पैसा सेव करते हो कि नहीं। ये जो ओवरड्राफ्ट है, ये लोन है, आपको चुकानी पड़ेगी वापस, और 3 साल के भीतर इंटरेस्ट के साथ चुकानी पड़ती है। अब एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो चारों को ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा, हर एक हाउस होल्ड में से एक अकाउंट होल्डर को वो देंगे, और उसमें भी वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि अगर वीमेन अकाउंट होल्डर है तो उसको वो फैसिलिटी मिलेगी। अब इसके अलावा ये हर एक जनधन बैंक अकाउंट के साथ अकाउंट होल्डर को रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है। ये क्या है, 1A1 आप देख के आइए। और रुपए संस्था ने कहा है कि तुमको हम डेबिट कार्ड दे रहे हैं, उसके साथ जो भी 1-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, और इसका प्रीमियम एनपीसीआई संस्था भरेगी, और जो गरीब आदमी है उसको फ्री में एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल गया। लेकिन इसमें एनपीसीआई शर्त करता है कि आपने हमारा ये रुपए डेबिट कार्ड एवरी 90 डेज कम से कम एक बार यूज करना पड़ेगा। भले आप शॉपिंग नहीं करें, कम से कम मशीन में डालो, एटीएम मशीन में अपना बैलेंस चेक करने के लिए आप यूज करो। इससे क्या वो व्यक्ति को कार्ड पेमेंट, डिजिटल पेमेंट सब अवेयरनेस धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाए। फिर एग्जैक्ट रूल्स याद नहीं रखते, सफिशिएंट रूल कि इसके साथ एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। तो घर में 4 लोग हैं तो चारों के जनधन बैंक अकाउंट खुल सकते हैं, करेक्ट। और सरकार को जो भी इनको स्कॉलरशिप देखनी है, योजना का पैसा देना, ये सब कुछ इनको मिलेगा। इसमें चैलेंज क्या है, ये सब मनी म्यूल के रूप में मिसयूज हुए। म्यूल मतलब खच्चर। जब डिमोनेटाइजेशन में 500,000 के नोट सरकार ने बैन कर दिए, तो बड़ा बिल्डर था, होटल वाला था, खुद के बैंक अकाउंट में 5 लाख जमा करेगा तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा कहां से आया। वो क्या करेगा, अच्छा मेरे पास ये ड्राइवर है, उसका ये छोटा बेटा, बड़ी बेटी, इनके हर एक के खाते में 10-10 हजार इनको दे देता हूँ, वो जाएं अपने खाते में डिपॉजिट करें, नई करेंसी मुझे वापस करें, तो मेरा ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। तो ये सब इनका दुरुपयोग भी हुआ है। कोरोना के दौरान सरकार ने ये कहा कि सभी महिलाओं के जनधन अकाउंट में 1500 रुपीज हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक अकाउंट सीधा होने का ये भी फायदा है कि सरकार ऐसी इमरजेंसी पैंडेमिक सिचुएशन में सीधी आपकी हेल्प कर सकती है। तो बैंक में तो जाने लगी था जनधन योजना सेविंग अकाउंट के लिए, गरीबों को लोन मिले उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है, वो मामला क्या है ऑलरेडी मॉनिटरी पॉलिसी पिलर 1 में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है बैंक सेविंग तो मिलना चाहिए, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। समझो बैंक में कितना मैक्सिमम ब्याज देते 6-8%, आपको उससे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए आपके हाथों, भाई जाके शेयर बाजार में दाव लगा दे। और गरीब आदमी को शेयर बाजार की इतनी समझ नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए कुछ और नए-नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनाई है। उसे हम कहते हैं लघु बचत योजनाएं, स्मॉल सेविंग्स या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स। वो ऐसा है कि अलग-अलग योजना होती है, पोस्ट ऑफिस में जाके 5 साल का एफडी कर दो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, एटी के नाम पे बैंक में खाता खोल दो। ये सब ऐसी चीजें या तो पोस्ट ऑफिस में या तो बैंक में जाके आप उसका पैसा दो, आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, और वो योजना ऐसी होगी कि आपको 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेव करना पड़ता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट अच्छा देते हैं, अच्छा ब्याज मिलता है। अब आपने जो भी पैसा दिया स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, वो जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, एनएसएसएफ, और वहां से यूनियन गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लोन मिल जाता है। अब ये सारी जो योजना उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो डिसाइड करता है। साल में आप जानते हैं 12 महीने, तो 4 हिस्से करो तो क्या होंगे, क्वार्टर्स, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो हर क्वार्टर पे ये लोग अपडेट करते हैं कि अच्छा इस बार सुकन्या समृद्धि योजना में हम 8.1 देंगे, फिर उनको नए 8.5 देते हैं, फिर नए आपका इलेक्शन खत्म हो गया तो 8 देंगे तो भी चलेगा। तो चेंज होते रहता है, तो हमें लोन लेना नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बात खत्म हो गई। इसका एमसीक्यू नहीं बनता, क्योंकि समझे तो हर 3 महीने पे चेंज होगा, तो एमसीक्यू बनेगा हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑन दिस स्कीम और दैट स्कीम, तो आंसर की गलत हो जाएगी। इसलिए प्रोफेसर होशियार होते हैं, नॉर्मली वो ये नहीं पूछते कि कितना उसमें मिलता है। अब ये सारी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो सारी हमारे लिए काम की नहीं है, उसमें काम की जाने लायक एक ही है, सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में मोदी सरकार ने योजना शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और उसी का एक सब कंपोनेंट है ये सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा है कि आपके घर बेटी पैदा हुई तो 0 से 10 ईयर्स की उम्र में आप उसका बैंक में एक अकाउंट खोल दो, जो एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। उसमें हर साल 250 से लेकर 1.5 लाख रुपया भरो, बढ़ते जाओ, जब तक वो 14 की एज तक होती है तब तक ही भरना है, उसके बाद आपने कुछ डिपॉजिट नहीं करना है। ये जो आपने प्रिंसिपल भरा, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट आप करते थे मे बी 6 to 8%, इन्होंने जब लॉन्च किया तो इस पे वो दे रहे थे 9.1%, जब शुरू किया था 2015 में। अब तो धीरे-धीरे कम कर दिया, अभी करीब 8% के आजू-बाजू देते हैं। आपके तो फिर 8% मिलना है तो नॉर्मल एफडी करते हैं, ये क्यों खोलना है। इसमें बहुत मजे की बात ये है कि आप नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपने क्या दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट होता है, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो हम लोग सेकंड पिलर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बेटी को इनकम हो रही है ब्याज के रूप में, उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स माफ है। तो इनकम टैक्स फ्री इंटरेस्ट इज पेड बाय गवर्नमेंट, इसलिए आपका फायदा ज्यादा है। उसके बाद ये जो भी रकम मान लो 10 लाख हो गई, तो उसमें से आधी रकम वो 18 की एज पे विड्रॉ कर सकती है, और बाकी आधी रकम मतलब 100% जो रिमेनिंग था वो 21 की एज पर विड्रॉ कर सकती है। अब ये ऐसा शर्त क्यों है, वो शर्त इसलिए है कि अगर लड़की की शादी 21 से पहले हो जाएगी तो ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अकाउंट बंद हो जाएगा तो नुकसान क्या है, आपको ये जो मोटा ब्याज है वो नहीं मिलेगा, और कोई वो जो भी 19 20 21 3 साल आपको जो इंटरेस्ट आप नॉर्मल एफडी करोगे तो उस पे तो इनकम टैक्स चढ़ जाएगा। तो सरकार चाहती है कि बेटियों की शादी 18 पे नहीं 21 ईयर्स पे हो, इसलिए ऐसी शर्त है कि पूरी रकम आप 21 पे विड्रॉ कर सकते हैं, तब तक चालू रहेगा। अगर उसकी शादी नहीं होती, अगर पहले शादी कर ली तो फिर अकाउंट बंद हो जाएगा, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन और करियर ड्रीम्स परस्यू कर सके। अब यहाँ पर भी ऐसी स्कीम में ये जो है सब डेटा या एग्जैक्ट फीचर्स पहले पूछने का रिवाज नहीं था, फिर सीएपीएफ में एक बार उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए। खैर तो फैक्ट्स भी आ जाते हैं। अभी 2023 बजट में सरकार ने ऐसी एक मिलती जुलती और स्कीम लॉन्च की, महिला सम्मान बचत पत्र। वो जाके आप जो भी बैंक पोस्ट ऑफिस में महिलाएं जाएं अपना अकाउंट खोलें, मैक्सिमम 2 लाख रुपए 2 साल के लिए डिपॉजिट करें, उस पे ब्याज मिलेगा 7.5, मतलब नॉर्मली समझो जमाने में चलता है 6 to 7%, तो सरकार का थोड़ा ज्यादा थी। दैट इज महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम। उसी तरह सीनियर सिटीजन भी अपना पैसा ऐसा लॉन्ग टर्म में सेव करना चाहते हैं, अच्छा ब्याज चाहिए, उनकी भी स्कीम है, उसकी पहले कुछ और लिमिट, अब कुछ और, लेकिन ये इतना बहुत मुझे काम का लगता नहीं। उसी तरह महिला सम्मान बचत पत्र भी इतना काम का लगता नहीं। तो बताया कि भाई उन्होंने बोला है किया है तो मुझे तो कवर करना पड़ेगा। कुछ बार क्या यूपीएससी चलो, लेकिन उसकी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, फिर 2-5 साल पुरानी योजना पूछ लेते हैं। एनीवे सो वी आर डन विद स्मॉल सेविंग स्कीम्स। नाउ नेक्स्ट इज द चीट फंड्स। चीट फंड ऐसा है, वो सब गरीब लोग की हर महीने हम लोग 100 रुपए जमा करेंगे, तो 400 जमा होगा, ये लाल शर्ट वाले ने दे दिए, तो ये कोशिश जाएंगे जिसको हम कहेंगे चीट फंड। चीट फंड को मैनेज करने वाला जो एजेंट है उसका टाइटल बोला जाता है फोरमैन। फिर वो ये करेगा कि इन 4 में से किसी एक मेंबर को वो 400 रुपए लोन में दे देगा, फिर उसने ये पैसा वापस लौटाना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ, फिर उसमें से मेंबर्स को फायदा होगा क्योंकि ब्याज आ रहा है। तो ये चीट फंड स्कीम ऐसी चलती है। एक्जेक्टली मैं बता रहा हूं, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर ये हम नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण ये कि जो चीट फंड के स्कैम्स थे उसको भी अब 10 साल पुरानी बात हो गई लगभग, तो वो इतना हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है ही नहीं कि बहुत दिमाग खर्च करके एक्जेक्टली काम कैसे करता है। जो मैंने बता दिया उतना काफी। मेंबर्स विल कंट्रीब्यूट मनी और उसी में से किसी मेंबर को लोन में पैसा दे देंगे। अब यहाँ पर स्कैम कब हो सकता है, स्कैम ये जो फंड चलाने वाला फोरमैन या एजेंट है, तो कायदे से क्या करना चाहिए, किसी मेंबर को लोन देना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे थे, मतलब ये चीट फंड है नॉर्मली, ये
पूर्वी भारत में, उसमें आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर ये ज़्यादा फैला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर अंग्रेजों के ज़माने से डेवलप नहीं हुआ था अच्छे से, इसलिए लोगों को सेविंग्स के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए थी। तो वहाँ पर चिट फंड ज़्यादा फूल पल गए कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये वहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, तो ये फॉरमैन क्या स्कैम कर रहे थे कि जो पैसा है उससे वो मूवी बना देंगे, शेयर बाजार में लगा देंगे या कुछ बार बदल के भाग जाएँगे। तो ये सब बहुत सारे स्कैम वहाँ पर रोज़ वैली चिट फंड स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम सब होते रहते हैं। प्रश्न तो इसको रेगुलेट कौन करता है? देखिए, चिट फंड एक जात का कॉन्ट्रैक्ट है कि मेंबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम हर महीने 100 रुपए देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये तो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में। मतलब यूनियन भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। तो यूनियन ने अपना कानून बनाया, स्टेट ने अपना कानून बनाया। तो क्या होगा? ड्यूअल रेगुलेशन। और ड्यूअल रेगुलेशन आप याद करो कोऑपरेटिव बैंक में था, तो स्कैम्स करके क्या पावरी हो रही है। वही सब चल रहा है कि स्कैम जो भी होगा केंद्र सरकार कुछ एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकार का रजिस्टर साइन नहीं करे, फिर आपस में उनकी फाइल घूमती रहे। तो सेम थिंग लाइक अर्बन कोऑपरेटिव में जो स्कैम हो रहे थे, सेम प्रॉब्लम हियर, ड्यूअल रेगुलेशन स्ट्रक्चर। हाँ, तो देखिए केंद्र सरकार ने बनाया सेंट्रल चिट फंड एक्ट 82 में, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे कुछ काम देखा जाता है। फिर हर एक स्टेट ने अपना चिट फंड एक्ट अलग से बनाया है, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का। इसमें ये सब स्कैमस्टर को मजा आ जाती है। ये आदमी रोज वैली चिट फंड स्कैम का मतलब मास्टरमाइंड था, ये कोर्ट में से बाहर आया। तो इसका टर्सन देखो, मतलब उसको पता है कि कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता और वो उसके चेहरे पे दिखता है, मतलब वो उसको शाहरुख खान ही समझता है जैसे कि। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद चिट फंड स्कैम। अब चिट फंड चले तब तक बराबर है, इन लोगों ने उसको एमएलएम बना दिया था, मल्टी लेयर मार्केटिंग। मल्टी लेयर मार्केटिंग मतलब क्या? आप 3 लोगों को जोड़ो, उनको 100 रुपए दे, फिर वो 3 लोगों को जोड़े, वो 100 रुपए दे, करते-करते ये पॉन्जी स्कैम चलता है। मतलब ऐसा होता है कि आप 100 रुपए दो और आप 3 मेंबर बनाओ, वो भी 100 रुपए देंगे तो मैं आपको 50 कमीशन दूंगा, फिर उसके नीचे से आएगा उसको 50 मिलेगा। अब ये पूरा जो पिरामिड है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एक हद के बाद नए मेंबर्स ऐड होना बंद हो जाएगा और आप कुछ प्रोडक्टिव काम तो टीवी, फ्लिप, मोबाइल बना नहीं रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पे कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पॉन्जी पिरामिड, मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम्स, एमएलएम स्कैम्स। तो वेस्ट बंगाल वगैरह में जो चिट फंड हो रहे थे वो असल में चिट फंड थे भी नहीं, वो ऐसा सब एमएलएम चला रहे थे, तो बड़ी क्राइसिस हो गई। फिर सरकार ने सोचा कुछ नया कानून बनाते हैं, तो उन्होंने कहा देखो एक ग्रीन सर्कल बना देते हैं और उसमें हम सारी जो व्हाइट लिस्टेड या रेगुलेटेड सेविंग्स या डिपॉजिट स्कीम है उसका नाम लिखते हैं। आरबीआई के नीचे बैंक में पैसा सेव करो, सेबी के नीचे म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सब करो, ईपीएफओ के नीचे आप पेंशन का सब पैसा डिपॉजिट करो। तो ये सब ग्रीन लाइट है, व्हाइट फ्लैग, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लिस्टेड है। ऐसी सरकार ने लिस्ट बना दी है। अब ये ग्रीन सर्कल के बाहर कोई भी आदमी पैसा मांग रहा है तो वो सब क्या इलीगल है, अनरेगुलेटेड है। कोई आपको कहे कि आप मुझे 1000 रुपए दो और ऐसे 100 मेंबर बना के मैं जो भी लाख रुपए का 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदूंगा, फिर जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो मैं आपको वापस करूंगा, तो ये क्या कर रहा है? अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ले रहा है, तो ये इलीगल काम है, क्योंकि ये ग्रीन सर्कल के भीतर नहीं है। तो ऐसा जो कानून बना उसका नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। इसमें ये जो भी जितने रेगुलेटेड आरबीआई, सेबी वगैरह, केवल उन्हीं के रेगुलेशन के नीचे कुछ चल रहा है, वही रेगुलेटेड आदमी पैसा एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी कोई ऐसी स्कीम चला है वो सब इलीगल है। जो इलीगल है तो फिर उसका सब पैसा जब्त होगा, जेल हो सकती है वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज्वेलर या बिल्डर्स आपको कहे कि तुम 11 महीने की इंस्टॉलमेंट हमको भरो, प्लस 1 महीना हम फ्री कर देंगे और 12 महीने की रकम से तुम्हारे नाम पर ये गोल्ड ज्वेलरी, ये बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। तो ये सब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स हैं, इलीगल है। उसी तरह बिटकॉइन और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलते हैं, तो केंद्र सरकार एक डेटाबेस बनाएगी, कोई ऐसे एड्स दे नहीं सकता, वो देगा तो फिर उसको पेनल्टी हो सकती है वगैरह वगैरह। तो दैट इज चिट फंड। तो हमने बैंकों में सबके गरीबों के खाते खोल दीजिए यूजिंग जनधन योजना, लोन दे दिए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में, गरीबों को इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल सेविंग है, चिट फंड भी है, लेकिन चिट फंड में खुद में बहुत सारा स्कैम हो रहा है, वो हमने देखा। आगे का मुद्दा है लोन्स। नॉर्मली अपने लेक्चर में 120 स्लाइड होती है और मान लो 2 घंटे चल रहा है बराबर, तो इसका मतलब क्या 1 मिनट में एक स्लाइड चल रही है। तो अभी हुए 25 मिनट, लेकिन मैं हूँ स्लाइड नंबर 45 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें समझना कम है ना, इसलिए तेजी से गाड़ी दौड़ रही है। इसको आप मेरी काम चोरी ना समझे। ये ऐसा है कि बस हाँ ये ना वो ना यही है, हर साल सवाल भी नहीं आते और आते हैं तो हिट एंड मिस केस रहता है। लेकिन अपनी एकदम कल सुबह नहीं है कि आज हम इसको स्किप कर देंगे, ये नहीं देखना है हमको, पॉलिटिक्स करना है, वी हैव टू तमीज से सब पढ़ लेना चाहिए जब चल रहा है। तो हाँ ये गाड़ी तेज चल रही है, बाकी एंड में बहुत सारे फैक्ट्स स्कूल से पढ़ना। ये जो है इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब हिसाब किताब भी रखना। तो मैं अपने टाइम का हिसाब किताब रख रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे 50 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मेरे पास एक फाइनाइट टाइम है कि मेरे पास मान लो 100 घंटे हैं आपके पास। तो विदिन 100 आवर्स कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुझे 2-3 घंटे पढ़ाने पड़े, मान लो जीएसटी, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मुझे कॉम्प्रेस करके पढ़ाना पड़े, राइट? और यही अप्रोच आप खुद भी रखें सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आप कोई लेक्चर देख रहे हैं या आप खुद से उसका सेल्फ स्टडी करें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, सब गरीबों को हम लोन की फैसिलिटी देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ वर्ड समझने हैं। रीफाइनेंस क्या है, क्रेडिट गारंटी क्या है। रीफाइनेंस समझते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने 3 फार्मर्स को 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर लोन दे दिया। अभी चौथा फार्मर आया कि मुझको भी लोन दो। तो एसबीआई का देखो भाई लंच ब्रेक तो नहीं है, पर हमारे पास पैसा भी नहीं है। जो पैसा था उसे 3 लोगों को लोन दे दिया, अभी कोई पब्लिक डिपॉजिट ही नहीं करी तो मैं तुमको चौथे फार्मर को लोन दे नहीं सकता। आपकी तो तकलीफ हो गई, अब क्या होगा? एक तो काम हो सकता है कि वो जाके रेपो रेट से लोन लेके आए, लेकिन वो तो शॉर्ट टर्म लोन है। यहाँ पर स्टेट बैंक को बड़ा पैसा चाहिए और सस्टेनेबल 2-5 साल के लिए चाहिए, तो वो जाएगा नाबार्ड के पास। और ये जो 3 किसानों ने ट्रैक्टर लोन लिया, मतलब एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ लोन, तो इस कारण से नाबार्ड के पास हो जाएगा। और ये 3 किसानों के जो लोन पेपर है 10 टाइम्स 3 मतलब 30 लाख के लोन पेपर्स की फाइल बनाएगा और स्टेट बैंक नाबार्ड को दे देगा। नाबार्ड अपने लॉकर में रखेगा और उसके सामने मार्केट में वो नए बॉन्ड्स जारी करेगा, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जारी करेगा, जहां वो इन्वेस्टर को कहेगा देखो तुम मुझे पैसा दो, प्रिंसिपल मान लो 25 लाख रुपए, और आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस मिलेगा और गारंटी के रूप में ये सारे लोन पेपर्स हैं जो नीचे किसान है वो हमको पैसा दे रहे हैं और उसमें से हम आपको दे रहे हैं। ऐसा करके टेम्पररी वो नए पैसे मार्केट से उठाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। मतलब जो पुराने लोन पेपर्स थे उसे अपने पास रखा, उसके सामने नए बॉन्ड्स जारी किए और इन्वेस्टर से पैसा उठा। इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। और इसकी मदद से जो भी मान लो नए 25 लाख रुपए आए तो नाबार्ड वो स्टेट बैंक को देगा और उसमें से जो भी 10 लाख रुपए ये चौथे फार्मर को ट्रैक्टर लोन के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा। तो जो प्रोसेस हो इसको आप क्या कहेंगे? रीफाइनेंस। फाइनेंस मतलब लोन देना, रीफाइनेंस मतलब लोन का पेपर किसी को देके उसमें से नया लोन का पैसा उठा के आपको देना, दैट इज रीफाइनेंस। तो नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बाकी जो भी ऐसी आईफाई है, एनएबी, एफआईडी, आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा नाम की भी एक संस्था, ये सब लोग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रीफाइनेंस, कि पुराने लोन पेपर्स के सामने नया पैसा बाजार से उठा दें और मतलब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को एनहांस करते हैं। हाँ, तो 3 किसानों के लोन पेपर्स थे, स्टेट बैंक ने नाबार्ड को दिए, उसके सामने नाबार्ड ने बॉन्ड्स जारी किए, मैंने उसको पैसा दिया, ये प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन और उसमें से चौथे किसान को लोन गया। इतना एक लाइन में जो समझ आ गया काफी है। उसके अब एंड बियॉन्ड की वो असल में क्या करते होंगे, पैसा वापस नहीं आया तो क्या करें, ये सब फालतूगिरी है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो रीफाइनेंस मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी ऐसा है कि मान लो एक स्टूडेंट कॉलेज के लिए लोन लेने जाए, एजुकेशन लोन। अब एसबीआई कहने तो तुम कुछ गिरवी रखो, स्टूडेंट के भाई मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे कहाँ से गिरवी रखूं? तो सरकार ने जिम्मेदारी ली है। सरकार का यहाँ पर मतलब है
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस के नीचे, और उसके नीचे कंपनी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एनसीजीटीसी। उसने सब बैंकर्स को कहा देखो तुम स्टूडेंट्स के एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख रुपीस कुछ गिरवी मत मांगो, डोंट आस्क एनी कोलेटरल। अगर वो बच्चा लोन नहीं वापस करता तो हम यानी कि ये जो एनसीजीटीसी कंपनी है वो आपके लॉस की भरपाई करेंगे। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट गारंटी स्कीम या क्रेडिट गारंटी फंड हुआ। जैसे अलग अलग बेनिफिशियरीज के लिए अलग अलग ऐसे फंड्स बनाए गए। तो क्रेडिट गारंटी के लिए सीडबी और सरकार का एक सीजीटीएमएसी है, फिर ये एनसीजीटीसी मैंने आपको बताया, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक्सपोर्टर्स के लिए ईसीजीसी फंड है। वो क्या क्या काम करते हैं इतना लोड लेना नहीं है आईएएस की परीक्षा में, आप आगे परीक्षा में जनरल नॉलेज पूछते हैं तो वो हैंड आउट में दिया देख लेना। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्रेडिट गारंटी मैंने बताया कि एजुकेशन लोन में कि 10 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार बैंकर को दे रही है कि बच्चों को तुम डोंट आस्क फॉर कोलेटरल, सिंपली गिव देम लोन्स। तो उसी तरह समझो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, उन सबके लिए भी सरकार क्रेडिट गारंटी देती है। अब पहले कुछ लिमिट्स थे, फिर 2025 में बढ़ा दिए। अब बढ़ा के कितने किए, तो अपने एग्जाम इतना काम करने और कुछ भी नहीं तो समझो ये याद करने बैठे तो बाकी और बहुत सारी चीजें याद करने के लिए मेमोरी कार्ड में कैपेसिटी नहीं बचेगी। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। ये एक्जैक्टली मिल गया 10 करोड़ या 20 करोड़ है, प्रैक्टिकल बात नहीं है, इसको याद रखना आपके। तो तुमने हैंड आउट में क्यों दिया है, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। वरना ये कि अच्छा ये तो पीटी 725 में दिया है टेबल, तुमने नहीं दिया है, तो हमको उधर से अब दूर से वो पहाड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हमको उधर चले जाना है। मत जाओ भाई, इकोनॉमी जो भी इधर दिया उतना ही, उसके बियॉन्ड करने बैठे तो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी ग्रेट, बाकी सब्जेक्ट करो। तो रिफाइनेंस डन, क्रेडिट गारंटी डन। अब इसके बाद आएगा मुद्रा लोन, और वो टॉपिक खुद में थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि उसके बाद और भी ऐसे सब लोन स्कीम्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2024 प्रीलिम में पूछा। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा होगा कि श्रम योगी मानधन क्या था, पैसा देते थे, सरकार पैसा देती थी, फिर कुछ पेंशन आता था, फिर आप मर गए तो आपकी हस्बैंड या वाइफ को कुछ पेंशन आता था, फिर युद्ध बंद, इसकी पूछ रहा है सब। 3 मोर मिनट्स, 2 मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मेरे को क्या लगता है श्रम योगी मानधन में क्या होता है। वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मोहम्मद जगजीत, आर्यन, दिशिका, सारांश, भार्गव, समृद्धि शर्मा, साक्षी, डॉक्टर ऋचा, मानसी, नेहा, कस्तूप, जतीन, केतन, अनुपम, जयन, सुमित, अभिषेक, रोहन, अरमान, मुनाजा, कुंवर, मुक्ता, अमू, दर्शन, राहुल, रमन, कनिका, उज्जवल, कौशल, मुस्कान, ईशा, गौरव, सोहन, साक्षी, अमल, मेघा, नीलांशु, ऋचा, अभी, प्रशांत, निधि, मधु एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए आप 18 की एज से वोट दे सकते हैं। तो ये जो योजना है उसमें आप समझो आपको तो पैसा देना है ना, तो सरकार उसमें ज़्यादा इसकी थोड़ी करेगी, 21 साल का होना चाहिए। तो ये बात थोड़ी जम नहीं रही है कि स्कीम में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 21 एज होनी चाहिए, क्योंकि 18 से आप नौकरी मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो भी फैक्ट्री मजदूरी में जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो 21 की एज यहाँ पर कोई बात जम नहीं रही है, ये कोई इलेक्शन या ऐसा ग्रेजुएशन वाला जॉब तो आपको दे नहीं रहे। तो यस, दूसरा तो मतलब ये जो 21 है ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट यह कहता है कि मान लो फादर को 3000 पेंशन मिलेगा, वो मर गए तो मदर को आधा पेंशन मिलेगा, फिर वो मर गई तो अनमेरिड डॉटर को भी पेंशन मिलेगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगा। ये कुछ बात जम नहीं रही है, क्योंकि आप समझिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये सब चेक करने जाएगा तो लंबा हो जाएगा ना। हस्बैंड मर गया तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, तो चलो वाइफ को अब देना है, या मान लो वाइफ ने सब्सक्राइब किया तो वो मर गया तो डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड को देना है। अब उसके बाद उनका बेटी है कि नहीं, उसका शादी हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए इतना सारा स्टाफ महकमा और ऐसी ऑनलाइन प्रोसीजर कहाँ है सरकार के पास। तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट गलत है। ये सब मैरिड है, अनमैरिड है, ये सब स्कीम्स के अंदर जब लागू करने बैठते हैं इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे
एक मध्य प्रदेश में उन्होंने एक योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि उसको मान लो कि शादी होगी तो सरकार की तरफ से मान लो 5,000 रुपए मिलेंगे। तो बहुत सारी वीमेन जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई थी, फिर से उसी पति के साथ दोबारा शादी की रजिस्टर कराने के लिए, ताकि क्या 5,000 मिले, और उसमें भी जो सरकारी उसका क्लर्क होगा उसका कमीशन होगा 500, तो उसको भी पता है लेकिन वो अलाउ करेगा। तो फिर जो ऊपर आईएएस बैठे थे वो ज़्यादा जोश में आ गए कि अच्छा तो इनका वर्जिनिटी टेस्ट करो, और उसके बाद तो फिर और कंट्रोवर्सी हो गई। तो इस कारण से ये सब अगर सरकार करने जाएगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट में ये सब होता है, क्यों वहाँ पर जो ऑफिशियल या मिनिस्टर है वो इतना दिमाग खर्च नहीं करते। केंद्र सरकार है तो उसकी जो संस्थाएं होती है, मंत्रालय होते हैं, वहाँ थोड़े ज़्यादा गंभीर लोग बैठे होते हैं, तो इतना ही अतरंगी एक हद से ज़्यादा नहीं निकालेंगे वो कुछ। तो इस कारण से भी ये स्कीम है, मतलब बेटी है मैरिड अनमैरिड उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। स्कीम कैसी है कि ठीक है इसको 3,000 मिला, मर गए, वाइफ को आधा मिलेगा, फिर वो भी मर गए, स्कीम बंद है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है करेक्ट, कि आप 18 पे जुड़ते हैं तो 55 दो, 40 पे जुड़ते हैं 200 दो वगैरह। तो इस हिसाब से जब आप एलिमिनेट करें तो जवाब हो जाता है बी 2 एंड 3 ओनली। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन करना है हाँ, और 60 क्रॉस करने पर आपको 3,000 पेंशन मिलता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर लिखा है देखो चल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज, हाँ तो बराबर कुछ नहीं, मिनिमम है इसलिए गलत है, ये वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जनरल सेंस में आपको पूछ रहा है, जनरल सेंस में है 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं देखो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट से हमने सॉल्व कर दिया ना कि 18 एज होना चाहिए, 21 नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट से हमने सॉल्व कर लिया ना कि मैरिड अनमैरिड का चेक करने नहीं जाएगा, भाई उसके भी आगे पीछे कुछ तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, कम से कम इतना तो फैक्ट पता है कि 18 साल पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर या क्या होता है। तो एक्सेप्शनल चीज ढूंढना और उस हिसाब से कि हाँ वो 100 क्वेश्चन में यही चलता है, काम चोरी ऐसा है नहीं, तो डोंट मेक इट एक्सक्यूज। अब ऐसे 2-4 सवाल में चेरी पिक करके यूट्यूब पे वीडियो बना दूं, देखो हम तो बिना कुछ पढ़े गए थे और ऐसे ही पास हो गए, बन वो पूरी बात नहीं कह रहा है ना, वो टॉपर जो अपने महल में बैठा है वो पूरी बात नहीं कह रहा है कि मुझे बहुत सारा पेरिफेरल नॉलेज यहाँ से पढ़ के था तो मेरा एनिमेशन टेक्निक काम करता था, तो उसको देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलानी है। जब मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं मैं कुछ फैक्ट्स याद नहीं रखूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लोन्स और एमएसएमई। देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, छोटी कंपनियां, छोटे संस्थान, कोई साइकिल रिपेयर, ट्यूशन क्लास, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, रेस्टोरेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है जैसे वाजीराम क्लासेस, ये जो 1C2 में हमने देखा था। कंपनी एक में भी आपने छोटी कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी रजिस्टर कराई, बड़ी वाली आपकी कंपनी नहीं, तो ये सब कुछ होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पहले थी, डेफिनेशन एमएसएमई एक्ट के अंदर दी गई है कि मान लीजिए आपने एक धंधा शुरू किया, मान लीजिए ये कुछ अचार पापड़ अगरबत्ती अलमारी बनाने का, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन आपने प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज है। 25 लाख या उससे ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं किया, स्मॉल फिर मीडियम ऐसा है। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों का एक अलग डेफिनेशन था, सर्विस सेक्टर के अंदर अलग डेफिनेशन था कि आपने मान लीजिए कंप्यूटर सर्विस सेंटर या ऑटोमोबाइल रिपेयर शोरूम या कुछ खोला है, तो उसमें मतलब 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, आप माइक्रो एंटरप्राइज है वगैरह वगैरह। ये पुरानी डेफिनेशन है, इसको याद नहीं रखना। फिर सरकार ने कोरोना के दौरान शुरू किया आत्मनिर्भर, उसमें उन्होंने डेफिनेशन थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी कि देखो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मतलब फिजिकल वस्तु बना रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मतलब वस्तु नहीं बना रहा है, सेवा दे रहा है, दोनों की कॉमन डेफिनेशन रखते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, और आपका टर्नओवर या पूरे साल में आप जो सेल्स करते हो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो। उसी तरह स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की व्याख्या उन्होंने की थी। फिर इनको लगा कि नहीं अभी मजा नहीं आ रहा है, तो 2025 बजट में इसको थोड़ा और अपडेट किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो भी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं और एनुअल सेल आपकी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो। और उसी तरह स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन से आपके तो लेटेस्ट वाला इतना ही लिख देते ना, ये क्यों फालतू की और 3 चीज तुमने लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि समझो स्टेट सर्विस वाले क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, तो वो तो ये वाला भी पूछे तो भी आपको याद करके जाना ठीक करना है। आइए इसमें तो लेटेस्ट ही पूछेंगे, तो लेटेस्ट वाला हमें पता होना चाहिए। क्या तो दिया है आप हैंडआउट में, 2-4 बार पढ़ेंगे उसको पैटर्न आपको दिख जाएगा कि अच्छा जो टर्नओवर है पहले से 2 गुना किया 5 का 10 और जो इन्वेस्टमेंट है पहले से 2.5 गुना कर दिया 1.5, उसी तरह ये चल रहा है गुना कर, तो ये याद कर लिया बाकी तो पैटर्न बिठा दो हो जाता है। अभी एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम्स एक करके देखते हैं। मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति ऐसा छोटा मोटा उद्योग कर रहा है और उसे बाहर कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो बैंक से लोन लिया होगा, तो जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है वो लोन का जो भी पैसा उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो भारत सरकार अपनी तरफ से 2 से 3% इंटरेस्ट सब्सिडी उस एक्सपोर्टर को देती है कि तुम्हारा ब्याज का इतना पैसा हम भर देंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। दूसरा, ऐसी कोई छोटी सी फूड प्रोसेसिंग कंपनी लगा दी और उसने कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया है, तो वो होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, तो उसमें भी 2 से लेकर 200 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अब मान लो 2 जनों ने शुरू किया, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो मार्केट में अभी वो आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकती, उसको रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनता पड़ता है। वो क्या मामला पिलर 1C में कंपनी एक्ट में हमने लास्ट वीक देखा था। हाँ लेकिन फिर भी समझो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे 2 से लेकर 200 पार्टिसिपेंट्स, तो उसमें शेयर्स या इक्विटी टाइप का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने कहा देखो 10,000 करोड़ हम निकालते हैं, फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई वेंचर, इनको बोला तुम भी थोड़ा पैसा निकालो, तो ये सब हो गए डॉटर फंड्स, और ऐसा करके 40,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए और ऐसी छोटी-छोटी कंपनियों में इक्विटी इन्फ्यूजन मतलब पार्टनरशिप या शेयर्स के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये क्या है? इक्विटी इन्फ्यूजन वाया फंड ऑफ फंड्स, क्योंकि सरकार ने फंड बना दिया, वो फंड ऑफ फंड है, उसमें से डॉटर्स को जाता है पैसा, उधर से इनको जाता है। मान लीजिए ये कोई एमएसएमई छोटा मोटा अचार पापड़ अगरबत्ती धंधा करने वाला है और कोरोना के दौरान वो लोन नहीं चुका पा रहा है, उसका बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो सरकार ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा लोन दिलवा देते हैं कि अच्छा तुम्हें 5 करोड़ एक्स्ट्रा दिलाते हैं। तो इसे कहा गया सबऑर्डिनेट डेट फॉर दिस स्ट्रेस्ड एमएसएमई, सबऑर्डिनेट डेट फॉर दिस स्ट्रेस्ड एमएसएमई, क्योंकि स्ट्रेस में आ गया तो इसको थोड़ा और पैसा देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एमएसएमई बॉरोवर है जो एनपीए में नहीं है, वो तभी से अपना लोन का ब्याज चुका रहा है, प्रिंसिपल चुका रहा है इंस्टॉलमेंट के अंदर, लेकिन वो कहने मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए लोन में, मुझे थोड़ा धंधा एक्सपांड करना है। सरकार ने कहा तुम भी मत करो, ईसीएलजी स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ईसीएलजी स्कीम, मतलब ऐसे एमएसएमई को भी एक्स्ट्रा लोन मिलेगा जो पुराना उस पे ऑलरेडी लोन है लेकिन वो तभी से चुका रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हुआ है। तो अगर एनपीए टाइप का है तो उसके लिए सबऑर्डिनेट डेट स्कीम है, एनपीए बिना वाला है तो उसको भी एक्स्ट्रा लोन देंगे, वो ईसीएलजी स्कीम है। प्रश्न इसमें सरकार का रोल क्या है? ये तो एसबीआई वाला देगा ऐसा तुम्हारी फोटो से हमको तो लग रहा है। हाँ भाई एसबीआई ये देगा, सरकार ने एसबीआई को क्रेडिट गारंटी दी है कि देखो ये लोन अगर एक्स्ट्रा वाला भी वापस नहीं आता तो तुम चिंता मत करना, हमारी ये जो सीजीटी एमएसएमई एमएससी संस्था है वो क्रेडिट गारंटी दे रही है, तो एसबीआई के लोन की भरपाई या नुकसान की भरपाई सरकार एक प्रकार से करेगी। फिर 2024 बजट में सरकार ने ये सोचा देखो ये कोई छोटा मोटा ब्रेड बिस्किट बनाने वाला एमएसएमई है और उसको नया कोई फॉरेन से मशीन मंगाना है, भारत से मशीन खरीदना है, लेकिन जब भी वो बैंक के पास जाता है बैंक वाला तो कहता है तुम ये गिरवी रखो वो गिरवी रखो, और गिरवी रखने के लिए इसके पास एसेट्स नहीं है, तो ये महंगा मशीन खरीद नहीं पा रहे, अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ा नहीं पा रहे। तो सरकार ने कहा कि हम एक फंड बनाएंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब क्या? सरकार पैसा नहीं देगी, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का मतलब क्या है? बच्चों से ही फी ली जाती है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड में क्या ये सब एमएसएमई वालों को बोलेंगे कि तुम गारंटी फी दो कि ये मान लो 1 लाख देगा, ये मान लो 1 लाख देगा, और फिर इसमें से
ये सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रेडिट गारंटी देगा। कैसा? तब आप अभी से एमएसएमई वाले को 100 करोड़ का लोन दे दो और अगर वो वापस नहीं करता तो भी कुछ गिरवी मत मांगना, डोंट आस्क एनी कोलेटरल। और सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड में से हम आपको पैसा चुका देंगे। तो ऐसा एक नया सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाने की बात थी, लेकिन अभी तक ये बना नहीं, मेरी नजर में तो आया नहीं। तो ये जो ब्रेड बटर बिस्किट बनाने छोटे छोटे जो कंपनियां हैं एमएसएमई है, हमेशा हमको दिक्कत आती है, वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक उसे लोन से पहले 10 लाख के डॉक्यूमेंट मांगे, तुम कितना कमाते हो, लाओ सारा स्टेटमेंट, कितना जीएसटी भरा, कितना इनकम टैक्स भरा, तुम्हारी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री और ये डेटा लाओ, वो डेटा लाओ। तो कई बार अब ये ऐसे इनफॉर्मली काम करते हैं कि उनके पास अब कैश में धंधा क्या हो तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो अपनी वो कितना अमीर है या कितनी उसकी साख है क्रेडिट वर्दीनेस है वो साबित नहीं कर पाता। तो अब तक क्या होता था कि उसको लोन पास कराना है तो कोई सिविल स्कोर या ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास हो जाए और वो लोग भी देखें अच्छा तुम्हारी एसेट्स कितनी है, सेल्स कितनी है, तो तुम्हारी वो फॉर्मल बैलेंस शीट कागज मांगेगा, इसका सैड इमोजी हो जाएगा, इसके पास कुछ होगा नहीं, तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द लोन अप्रूव्ड। तो सरकार ने अब क्या कहा 2024 बजट में कि बैंकर्स ने इनके लिए एक अलग रेटिंग सिस्टम निकालनी चाहिए, इन हाउस कैपेबिलिटी, मतलब ये सिविल स्कोर वगैरह वो क्या वो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए बराबर है कि जिसको सैलरी आता है आप सीधा चेक कर सकते हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा मेथोडोलॉजी अलग कर दो, इनकी डिजिटल फुटप्रिंट देखो कि चलो ये आपको ऐसा साबित नहीं कर पा रहा कि मैं कितना जीएसटी भरता हूं वगैरह, तो अब ये देखो ना कि यूपीआई से उसको कितना रोज का इनकम हो रहा है, तो हमें पता चलेगा अच्छा एवरेज इतने कस्टमर इसके आते होंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि इसकी कितनी कैपेसिटी, इसको कितना लोन मिलना चाहिए। तो लोन अप्रूवल प्रोसेस में थोड़े ऐसे रिफॉर्म्स लेने की बात हुई है। तो एमएसएमई हम देख रहे थे लोन की छोटी मोटी स्कीम्स, देखिए बड़ी स्कीम आते हैं मुद्रा स्कीम। देखिए भारत में करीब 1 2 3 4 करके 5 करोड़ से ज्यादा माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं। भारत देश अगर 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है तो उसमें 40% ये लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें से 60% ऐसे हैं एमएसएमई जो बैकवर्ड क्लासेस उनके मालिक हैं। इनको लोन चाहिए 50,000 से 10 लाख का, लेकिन वो भी उनको बैंक वाले पास नहीं करते, जितनी अर्जी आती है उसमें से मुश्किल से 4% एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन बैंक वाले अप्रूव करते हैं। क्यों? वो यही मांगे तुम्हारा बैलेंस शीट दिखाओ, तुम्हारा जीएसटी दिखाओ, तो इनका लोन पास नहीं होता। तो मदद के लिए सरकार ने बनाई मुद्रा। मुद्रा स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब ये भारत में पहली बार बना, ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ऑलरेडी ऐसा बन चुका है। मुंबई में ये बैठता है, ये बैंक नहीं है, ये एक एनबीएफसी है, ये किसी से डिपॉजिट नहीं लेता, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। अब ये बना जो मुद्रा कैसे बना, अब याद करें आई था सिडबी, सिडबी ने थोड़ा पैसा दिया और आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग फंड का कोटा जो बैंकर कंप्लीट नहीं करते उसमें से कुछ पैसा दिया, बोल के इन्होंने बना दिया है ये मुद्रा। तो मुद्रा कैसे बना, सिडबी ने पैसा दिया, सिडबी मालिक है, आरबीआई ने थोड़ा पैसा दिया, पीएसएल शॉर्टफॉल का, पीएसएल क्या था, शॉर्टफॉल क्या था 182 में हमने देख लिया, सरकार बजट में कुछ पैसा देती है। अब ये सारा पैसा मान लो 700 करोड़ मुद्रा वाला स्टेट बैंक को देगा, स्टेट बैंक वाला नीचे ये सब माइक्रो एंटरप्राइज को देगा और फिर वहां से पूरा गेम चलेगा। तो मुद्रा समझो सीधा लोन नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली लोन दे रहा है, सीधा मुंह में खाना नहीं डाला, इनडायरेक्टली बाकी बैंक और ऐसी एनबीएफसी की मदद से वो लोन दे रहा है ना। व्हाट इफ आदमी लोन वापस नहीं करे, व्हाट इफ देयर इज अ लोन डिफॉल्ट, आपके नुकसान हो जाएगा, एसबीआई का, मुद्रा का, जो भी। तो नुकसान की भरपाई के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नीचे कंपनी एनसीजीटीसी वो क्रेडिट गारंटी देते हैं इन सारी मुद्रा लोन्स पे। तो दैट इज मुद्रा स्कीम। अब ये मुद्रा स्कीम है तो आप जाके बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक या कोई रीजनल रूरल बैंक वगैरह में जाके आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको टिक करना है कि मुझे 50,000 तक का लोन चाहिए, आप लिखेंगे मुझे शिशु लोन चाहिए, 50,000 से लेकर 5 लाख का तो किशोर, 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख तो तरुण लोन है। अब जिसने तरुण लोन लिया और चुका दिया तो सरकार ने कहा तुम मौज करो, तुमको दूसरी बार चाहिए तो 20 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। तो दैट इज मुद्रा स्कीम, ये माइक्रो एंटरप्राइज के लिए है। इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 5% 6% वो डिसाइड करेगा बैंकर, इसका रिस्क प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से बैंकर डिसाइड करेगा, लेकिन कोलेटरल कुछ मांगेगा नहीं, गिरवी कुछ नहीं रखना है, क्योंकि एनसीजीटीसी कंपनी ने क्रेडिट गारंटी दिया कि ये माइक्रो एंटरप्राइज वाला लोन नहीं चुकाए तो बैंक के लॉस की भरपाई एनसीजीटीसी करती है। अब इसमें भी कोरोना के दौरान सरकार ने ये कहा कि जो माइक्रो एंटरप्राइज कंपनी से अपना लोन चुका रहे हैं तो ऐसे शिशु लोन वालों को हम थोड़ा ब्याज माफ करेंगे 2%, लेकिन अभी पुराना मुद्दा हो गया, इतना लोन नहीं लेना है। देखिए कोई भी कंपनी आपको शुरू करनी है, एक्सपांड करनी कैपिटल चाहिए, दो तरीके से लाते हैं, तो उधारी में मतलब लोन बॉन्ड डिबेंचर, या इक्विटी किसी को पार्टनर बनाते हैं तो शेयर पार्टनरशिप, ये सब होता है। अब ऐसा जो भी आप पैसा लेके आए लोन से इक्विटी में, मान लीजिए 10 करोड़, तो इसमें से कुछ तो आप परमानेंट एसेट मशीनरी लैंड बिल्डिंग इसमें लगाएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो क्या आपका फिक्स कैपिटल, और कुछ होगा डे टू डे खर्चे आपके, लाइट बिल, फोन बिल, वर्कर सैलरी, रॉ मटेरियल का खर्चा, उसे हम क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल आप लाते हैं, कुछ फिक्स में जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ उसके खर्चे में जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये जो पीएम मुद्रा स्कीम में मान लो आपका 10 लाख का लोन पास हुआ है, ये तो दोनों जगह कैपिटल जा सकता है ना, कि मान लो आप कोई जमीन या मशीन खरीद रहे हैं तो भी आप यूज करेंगे, वर्कर को सैलरी देनी है तो भी आप 10 लाख यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए जब आपको लोन मिलता है तो आपके बैंक अकाउंट में ये लोग ट्रांसफर करते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको सूटकेस में कैश देते हैं। अब मान लीजिए आप 2 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हैं, अब क्या करेंगे, बैंक से चेक लिख देंगे जिससे आप मशीन खरीद रहे हैं उसको, या नेफ्ट आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर कर देंगे। यस, फिर आपने मान लीजिए अमेज़न से ये जेरोक्स का रॉ मटेरियल पेपर्स मंगवाने, ये फुल साइज के पेपर की रीम या वो कोई कागज मंगवाने, आप चेक नहीं लिखेंगे, अमेज़न में जाएंगे, आप ऑनलाइन कमांड देंगे उसको और उसमें जो भी आप यूपीआई की मदद से, डेबिट कार्ड की मदद से पैसा यूज करेंगे। हाँ, तो ऐसे भी यूज हो सकता है लोन का पैसा, करेक्ट। तो ये हर एक माइक्रो एंटरप्राइज जिसका मुद्रा लोन पास होता है उसको बैंक वाले बेसिकली बैंक अकाउंट में पैसा उसका ट्रांसफर होता है 10 लाख रुपए, फिर उसको यूज करने के लिए बैंकर डेबिट कार्ड भी देता है, ये डेबिट कार्ड दिया, लेकिन उसमें वो लाभार्थी बेनिफिशियरी को याद रहना चाहिए ये मोदी जी ने करवाया, तो उसको ये मिलेगा वो क्या है, वो स्पेशल टाइप का डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रुपे गेटवे है, और हाँ इसकी मदद से वो अपना सब यूज कर सकता है। ये सब पूछा था एक बार उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया क्या इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। तो दैट इज मुद्रा स्कीम। इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी स्कीम, देखिए ग्रीनफील्ड का मतलब कि आप जीरो से कोई बिजनेस शुरू करें या प्रोजेक्ट शुरू करें, ब्राउनफील्ड मतलब ऑलरेडी आपके पास मान लो एक फैक्ट्री थी, आपने को उसमें 2 3 और फ्लोर्स बनाने, एक्सपांड करना है, तो होता है ब्राउनफील्ड। तो सरकार ने कहा देखो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है कि हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने, उसके हर एक ब्रांच ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए मतलब जो नया बिजनेस शुरू करा है उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का लोन देना है, एटलीस्ट एक एससी एसटी एंटरप्रेन्योर को, एटलीस्ट एक महिला एंटरप्रेन्योर को 7 साल के लिए ये लोन मिलेगा। तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, उसमें आप मान लो 1 करोड़ का लोन लेने जा सकते हैं, इफ यू आर एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर, आप नया एक फ्रेश बिजनेस शुरू करें, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आप मांग सकते हैं। लेकिन बैंक लोन में भी एक चीज होती है कि आपके मेरा ये जो नया बिजनेस प्रोजेक्ट है उसका खर्चा है 100 रुपए, तो बैंकर कहेगा मैं तुमको 75 का लोन दूंगा, बाकी 25 तुम अपने पॉकेट से निकालो, तुम जो एंटरप्रेन्योर हो तुम अपने पॉकेट से निकालो, बाकी 75 हम देते हैं। तो ये आपको अपने पॉकेट से निकालना है, उसको क्या कहते हैं, अगर हम कार खरीदते तो इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट, लेकिन ये हम खरीद कुछ नहीं रहे, हमको बिजनेस शुरू करना है, तो करेक्ट वर्ड विल बी मार्जिन मनी, कि 25% आपका मार्जिन मनी होगा, बाकी सब बैंक वाला लोन में देगा।
तो बजट ने सरकार ने रिफॉर्म लिया कि देखो ये सब लोगों से इतना ज्यादा मार्जिन मनी इंसिस्ट मत करो, कम रखो 15। तो 100 रुपए का आपका बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपको अपने पॉकेट से सिर्फ 15 रुपए निकालने हैं, बाकी 85 बैंकर आपको स्टैंड अप इंडिया वाला लोन देगा। अब कुछ लोग कहेंगे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो तुमने पिलर 1 2 में सब लिखा था, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और लोन टू वैल्यू रेशियो वगैरह, तो आरबीआई तय करती थी ना, तो सरकार क्यों बोल रही है कि मार्जिन मनी कितना रखना चाहिए? भाई समझो सरकार यहाँ पर क्रेडिट गारंटी प्रकार से दे रही है कि ये नहीं चुकाएगा तो हम भरपाई करेंगे, इसलिए सरकार बोल सकती है और बैंकर उसको मानेंगे, वरना नॉर्मली मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू, ये सब आरबीआई के जुरिस्डिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी 2025 के बजट में बोला वी विल कम अप विद अ स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जिनको 2 करोड़ तक के लोन मिलेंगे। तो क्या ये स्टैंड अप इंडिया का नया नाम है? पुरानी बोतल को, पुरानी शराब को नई बोतल में दे रहे हैं? अब ये अनाउंस करेंगे तब पता चले। इनका क्या होता है, बजट में बोलते हैं, फिर 6 महीने 8 महीने बाद वो एक्चुअली नोटिफाई करते हैं, तब हम इसको देखेंगे। तो विलन अबाउट द मुद्रा एंड स्टार्टअप को लोन दे दिए। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर, इनकी सब बात करते हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि गांव के 10-15 लोग अपना ग्रुप बनाए, सरकार उनको ट्रेनिंग देगी, ऐसी स्कीम होती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और फिर वो आचार पापड़ अगरबत्ती बनाना सिखाएंगे। फिर ये ग्रुप की खुद की सेविंग होगी, मान लो 10,000 रुपए आपस में बचत करेंगे, तब तक बैंक वाले अपना एजेंट भेजेंगे, वो इनको 90,000 लोन देगा, फिर अपना आचार पापड़ अगरबत्ती का धंधा करेंगे। इसमें बैंक वाले लोन क्यों दे दिया? क्योंकि ऊपर नाबार्ड नाम की जो संस्था है वो बैंकर्स को पैसा देती है कि तुम ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करो। तो बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम, ऐसा सब नाबार्ड ने शुरू करवाया था। अब मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 का लोन दिया। अब एक काम तो ये हो सकता है, ये तीनों बहनें 10,000 एक साथ रखें और आचार पापड़ अगरबत्ती का जॉइंट धंधा शुरू करें, ये हो सकता है। या फिर ये तीनों सोचे नहीं, हमको ग्रुप हमारा एक है लेकिन काम हमको 3 अलग करने हैं, कि ये कहे मुझे आचार का धंधे के लिए 2,000 रुपए मैं अलग ले लेती हूँ, ये कहे मुझे अगरबत्ती का धंधा करना है 4,000, मुझे फिलो का धंधा करना है मैं 4,000 अलग कर लेती हूँ। तो हाँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन में पैसा गया, उसमें से वो इसी पैसे को इंटरनल लोन के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको 2,000, इसको 4,000, इसको 4,000 दिया, हो गया। अब मान लीजिए पहली बहन अपने 2,000 चुका देती है, दूसरी भी चुका देती है, तीसरी नहीं चुका रही है, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, सैड इमोजी। तो ये बाकी 2 बहनों की जिम्मेदारी है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ग्रुप के रूप में तो लोन लिया था? तो जवाब है हाँ, ईच मेंबर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। ये तीनों ने इसको बोलना पड़ेगा, तू चुका नहीं तो हमको चुकाना पड़ेगा। हालांकि रियल लाइफ में ये जो रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज मोर मॉरल एंड लेस लीगल। नैतिक दबाव उनको डालने के रूप में होता है कि 2 बहनें उसको बोलेगी तू चुका दे, ऐसा नहीं कि ये नहीं चुकाएगी तो ये बाकी 2 का भी कोई प्रॉपर्टी जब्त करने सरकार या बैंकर आएगा। तो रियल लाइफ में इट इज मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एंड लेस ऑफ अ लीगल रिस्पांसिबिलिटी। पर हाँ, बोलने के लिए, कागज पे लिखने के लिए, ईच मेंबर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। अब ये जो एसएचजी बैंक लिंकेज है, तो मुझे बस ये स्लाइड तक का पता था कि नाबार्ड वाला बैंक को पैसा देता है, बैंक का एजेंट आता है, ये सब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको एक्स्ट्रा लोन मिलता है, आचार पापड़ अगरबत्ती का धंधा करते हैं, योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें ये सब जॉइंटली लायबल फॉर लोन, इतनी सब पंचायत कोई बुक में दी नहीं है। इन्होंने पूछा इसका जवाब क्या है, वो तो वेडनेसडे टेस्ट में आप सॉल्व करना। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो कि कैसा सवाल आता है 2023 में। आई गिव यू 30 सेकंड्स, आंसर क्या वेडनेसडे टेस्ट में होगा। देखिए ये क्वेश्चन वेरी टफ, क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि एसबीआई ने नाबार्ड ने शुरू किया था, ये तो सब बुक्स में दिया है और सब कोचिंग वालों ने पढ़ा है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है। चलिए तीसरा बराबर है कि आरआरबी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी हम करेक्ट आंसर पे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप समझो यहाँ पर ओनली 1 into ओनली 3 4 ऐसा नहीं है, तो पैर टाइप का है, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट। तो जब तक आपको सेकंड पता नहीं है तब तक आप पक्का बोल नहीं सकते। अब सेकंड क्या बोलता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। अब अगर ये वाक्य सिर्फ इतना होता कि ऑल मेंबर्स टेक रिस्पांसिबिलिटी, तो हम टिक करते, पर इसमें आगे क्या लिखा है, और द लोन दैट एन इंडिविजुअल टेक्स। तो हमें तो, मैंने आपको ये पढ़ा है, मुझे खुद नहीं पता था, ये जो अभी मैंने आपको बताया इंटरनल लोन का मैकेनिज्म। रियल एग्जाम में स्टेटमेंट आता, हम क्या सोचते हैं, अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 लोग थे, इन्होंने बिजनेस का एक लोन लिया, फिर एक था वो अलग से गया कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है और उसका वो अलग लोन लेने गया, तो इसके लिए 10 लोग थोड़ी रिस्पांसिबल है। वो क्या हम सोचेंगे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऐसा नहीं है, ये इस कंटेक्स्ट में पूछा है। ये कोई बुक्स में दिया नहीं, इसने पूछा, फिर नेट में गूगल बुक सर्च करो, उसमें भी बैंकिंग की उनकी डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होती है, जेबीपीएस या कुछ है, उसके लिए फिर आप पढ़ो तब पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। क्रेजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। तो असल एग्जाम में मतलब समझो ओनली 1 into ऐसा कुछ होता तो रिस्क हम लेते, पर पेयर टाइप का है तो फिर फंस जाएंगे, नहीं पता है तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस पिलर, कि कुछ बार एकदम आसान सवाल आ जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा ये जो था जनधन माफी श्रम योगी मानधन वाला आसानी से एलिमिनेट हो गया 3,000, और वो बेटी को तो पैसा नहीं मिलता होगा। समटाइम इजी क्वेश्चन, समटाइम टफ क्वेश्चन। यार आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्वनिधि। स्वनिधि ऐसी है जो भी लारी गल्ला लेके जो भी ये पानीपुरी बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, कॉमिक बुक बेच रहे हैं, तो सरकार इनको लोन दिलवाएगी। पहले राउंड में उसको 10,000 का लोन मिलेगा, वो तमीज से चुका दे, दूसरे राउंड में 20,000 का लोन मिलेगा, और तमीज से चुका दे तीसरे राउंड में 50,000 तक का लोन मिल सकता है, दैट इज स्वनिधि। और ये एक प्रकार से ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन है। वैसा कि बैंकर कहेगा चलो 6.75% ब्याज दो, सरकार कहे 6% तो हम ही दे देंगे, असल में इसको समझो कि 0.5% ही भरना है। तो ऐसा ये स्वनिधि स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन। अब इसके नीचे सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम के नीचे एक दूसरी सब स्कीम खोली, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, स्किल मिनिस्ट्री चलाएगी। ये पानीपुरी वाले ने 10,000 का मान लो लोन ले लिया, तो इसको 22 हफ्ते का स्किल ट्रेनिंग का कोर्स कराएंगे, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, हाइब्रिड भी होगा, मतलब थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन, और जब तक ये कोर्स करने आएगा इसको स्टाइपेंड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दैट इज राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। अब ये भी क्रेजी नाम है, इसका कारण मैं आपको बताऊं, जब भी उद्यमिता आता है तो मोस्टली उद्यमिता वाली नाम की स्कीमें एमएसएमई की होती है, वो हम पिलर 4 बी में और पढ़ेंगे, और दूसरी स्किल डेवलपमेंट वगैरह की स्कीम। ये तो इंडिविजुअल स्ट्रीट वेंडर है, एमएसएमई टाइप का है नहीं, लेकिन उसकी योजना का भी ऐसा नाम करती है। फिर नया बजट आया तो सरकार ने कहा देखो स्वनिधि में जो वेंडर्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड भी दिलवाएंगे, और वो 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड होगा, और माइक्रो एंटरप्राइज वाले उनको भी क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे और वो 5 लाख रुपये तक का होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझो सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार क्रेडिट कार्ड दे रही है। समझो क्रेडिट कार्ड इज अ लोन, जो लोन आपको वापस करना होता है। पर मैं देख रहा हूं जब बजट आता है तो कुछ मुझे लेक्चर लेने तो मुझे पूरे सारे अखबार पढ़ने पड़े कि क्या आया क्या आया। हेडलाइन कैसी बनती है कि इस बार वेंडर्स को मिले 30,000। भाई 30,000 मिले नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड है, वो तुमको मिलेगा तो तुम लोन लोगे, तुमको वापस करना है, तुमको मिले नहीं है। मिलने का मतलब क्या होता है कि सीधा
पैसा दे देना वापस नहीं लिया जाए। सो दैट इज क्रेडिट कार्ड। नाउ इसके बाद मुद्दा आएगा फार्मर्स के लिए क्या है। देखिए फार्मर्स और उसके बाद छोटी मोटी और योजनाएं फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इधर भी, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। हाँ तो मित्रों, ये अटल पेंशन में क्या मिलता है या नहीं मिलता है, वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मान, अनुशील, यशस्वी, सोनल, नैतिक, प्रत्युष, शिवा, मेघांकी, चिन्मय, ईशा, समीक्षा, गोमती, प्राची, शांतनु, अभिनव, अभिनव, कनिका, जगजीत, महक, श्रुति, प्रबल, जतिन, पद्मनाभ, साक्षी, रिया, देवेश, केतन, अमित, प्रिंसी, राहुल, आस्था, दिव्यांश, अर्जुन, अरमान, यश, योगेंद्र, जयंत, रंजीत, साक्षी, रिचा, सोहन, नीलांशु, प्रशांत, विकास, डॉक्टर एमजेड, मधु, हमजा, प्रशांत। आंसर्स। अटल पेंशन क्या था भाई? 42 से 210 रुपये आप जमा करते थे, फिर उस हिसाब से रिटायरमेंट एज पे 1000 से लेकर 5000 का पेंशन आपको आता था। हमारे फादर ने ज्वाइन किया तो उसको 5000 आ रहा है, फिर वो मर गया तो मदर को भी उतना ही आएगा। तो ये तो स्कीम है, पर समझो फादर भी अलग से ज्वाइन कर सकता है, मदर भी अलग से ज्वाइन कर सकती है। ऐसा नियम नहीं कि फैमिली में एक ही आदमी या औरत ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि आप समझो इसको इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। फैमिली को आप कैसे डिफाइन करें? आपके राशन कार्ड बना है तो सलीम खान के नाम पे बना है, तो इसका मतलब कि सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और उनकी सारी फैमिली में से सिर्फ एक आदमी ज्वाइन कर सकता है। फिर अरबाज खान के नहीं, मैं तो अलग रहता हूँ। तो प्रैक्टिकल इट इज जस्ट लाइक वो डॉटर वाला होगा ना, कि मेरी डॉटर को तुम मिलेगा कि नहीं, तो सरकार उतनी मगजमारी क्यों पड़ेगी? तो दे विल लाइक टू कीप द थिंग्स द प्रोसेस वेरी इजी टू इंप्लीमेंट। हाँ तो फादर सन भी ज्वाइन कर सकता है, हस्बैंड वाइफ भी, ब्रदर सिस्टर भी, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि पैसा आपको देना है ना सरकार। इसमें तो ये ऐसी स्कीम, इसमें सरकार पैसा कंट्रीब्यूट भी नहीं करती। अटल पेंशन में समझिए आपको पैसा देना, आप ही जिम्मेदार अपने पेंशन के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उड़ गया, तो बी और डी चला गया। अब आप सोचिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि इट इज मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम। गारंटीड तो है कि 1000 से लेके 1000 टू 5000 मिलेगा, मेनली एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, बराबर है। ये रिक्शा रेवड़ी चलाने वालों के लिए है। मुकेश अंबानी भी ज्वाइन कर सकता है, मना ही नहीं है, पर मुकेश अंबानी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मुझे ऐसा 1000-5000 का गेम नहीं खेलना है। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, तो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। इसी अमाउंट ऑफ पेंशन गारंटीड एट द डेथ, हमारा बड़े इसको 5000 मिला, मनी पर हस्बैंड वाइफ को भी 5000 मिलेगा। तो देयरफॉर द आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। अभी आप सोचो, ये पूछा 2016 में, और यहाँ पर भी डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट कि ओनली वन फैमिली मेंबर कैन जॉइन, और हमने कैसे कंसेप्ट लगाया कि भाई ये तार्किक नहीं है कि कैसे प्रोहिबिट करोगे। सेम प्रश्न, एक प्रकार से आप सोचिए सेम प्रश्न 2016 के बाद 2024 में पूछा है। ये श्रमयोगी मानधन का फॉर्मेट देखो, मिलती जुलती है कि आपको उतना पेंशन मिलेगा कि आधा पेंशन मिलेगा, और बेटी को मिलेगा कि नहीं, तो मिलता जुलता इंस्पायर्ड। तो ये आप समझो 2016 में पूछा, फिर ऐसा मिलता जुलता 24 में पूछा। तो इकोनॉमी इज नॉट लाइक हिस्ट्री कि हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म का सवाल आता है, तो यहाँ पर भी होगा। हम बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप 4 अटेम्प्ट दे तो 4 अटेम्प्ट में एक भी बार वो नहीं पूछे, इट हैपेंस। लेकिन फिर भी सब तैयार करके जाना चाहिए। जिसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या 2-2.5 साल क्यों दी जाती है? उसमें हर एक चीज उसको सीखना जरूरी नहीं कि पूरे जीवन में उसको इस्तेमाल करने की जरूरत हो, बट दे हैव टू टीच इट। नाउ नेक्स्ट इज फार्म लोन्स। किसानों के लिए लोन में देखिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी मतलब एनिमल, डेयरी, फिशरी सब कुछ, उसमें 2 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए किसान को कुछ भी गिरवी
नहीं रखना है। आपके पास उसको 3 लाख लेना है तो हाँ, तो फिर जो 1 लाख है उसके लिए उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के सर्टिफिकेट, जैसे अगर उसने वेयरहाउस में अनाज जमा किया है तो उसकी रसीद। तो 2 लाख से ऊपर वाले लोन है तो उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की आप सर्टिफिकेट गिरवी रखो, वेयरहाउस की गिरवी रखो, वगैरह वगैरह। अब अगर वो 5 लाख रुपए तक का लोन लेता है, टॉप लोन्स, तो बैंकर कहेगा 9% ब्याज चाहिए, फिक्स है, मतलब रेपो के साथ लिंक नहीं है, ये फिक्स है। सरकार ने कहा सारे किसानों का 2% ब्याज हम भरेंगे फॉर एवरी फार्मर। सरकार भरेगी, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस भरेगा। अब अगर कोई फार्मर ऐसा है जो ईमानदारी से अपना इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब भर रहा है, तो ऐसे मेहनत किसानों के लिए सरकार 3% और ब्याज भरेगी। तो ऐसा जो ईमानदार मेहनत ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर है, उसको कितने में पड़ा लोन? तो सोचिए 9% -2 -3, तो 4% ब्याज में उसको पड़ा। इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी MISS KCC। KCC क्यों? क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी वो ये लोन ले तो उसको यही सब फायदे मिलते हैं। ये फायदे किसके लिए? 5 लाख रुपए तक का लोन लो उसके लिए। ये इफेक्टिवली 4% इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। पहले ये लिमिट थी 3 लाख रुपए तक की, 2025 बजट में बढ़ा के किया 5 लाख तक के लोन पर सरकार आपको ऐसा इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। तो इसको मॉडिफाइड क्यों बोला गया? मतलब ओरिजिनल योजना कुछ और होगी, उसमें बदलाव क्या होगा? वो क्या था वो हम पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे। इसको सबवेंशन कहा गया। सबवेंशन का क्या मतलब है? वो कुछ अपने एग्जाम के लिए काम करने, फिर भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बैंकर ने क्या कहा? फार्मर को मुझे 9% ब्याज दो। तो यहाँ फार्मर ने सीधा 4 ही देना है, सरकार 5 अपने पॉकेट से सीधा SBI को दे रही है, फार्मर को नहीं दे रही है। ऑन दी अदर हैंड, तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो फिर इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होता है? जैसे आप याद करें वो स्ट्रीट वेंडर वाला जो स्कीम था स्वनिधि, उसमें बैंकर कहता है हमको 725 दो। तो पहले ये स्ट्रीट वेंडर ने 725 देना है, फिर सरकार बाद में उसको 7 उसके खाते में कैशबैक जमा कर देगी। तो फिर इफेक्टिवली ये सोचेगा मुझे तो माफी हो गया और 0.25% ही बोझ मेरे पे आया। तो स्वनिधि ऐसा था कि वहाँ सरकार बैंकर को नहीं दे रही है, इसको दे रही है, पर इसमें पूरा भरना पड़ता है। इसको जो स्ट्रीट वेंडर उसको कैशबैक आता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी कहते हैं। नाउ इज दिस इंपॉर्टेंट? द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस सब्सिडी और सबवेंशन में क्या फर्क होता है? कुछ काम का नहीं भाई। आप 25 साल के पेपर उठा लो, 26 साल के पेपर उठा लो, कुछ काम का नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। तो तुमने बताया क्यों? क्योंकि आप जानते हो कुछ लोग गूगल फॉर्म में इसी में उनको ये लगता है इकोनॉमी का मतलब है डिक्शनरी बन जाना। डिक्शनरी बनना इकोनॉमी का मतलब नहीं है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड शार्प एंड फोकस्ड। फ्रेश का बड़ा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कितना काम कर। हाँ, तो इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है कि 9% ब्याज है, असल में इसको 4 में पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? 98 में आरबीआई नाबार्ड ने लॉन्च करवाया। अब फार्मर को क्रेडिट कार्ड तो जो भी सरकारी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है वगैरह से जाके वो लेता है। फिर क्रेडिट कार्ड की मदद से वो शॉपिंग कर सकता है। अब आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड कि वो शॉपिंग क्या करे? सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब खरीदे। वो एटीएम मशीन में भी ये क्रेडिट कार्ड डाल के पैसा निकाल सकता है, लेकिन वो लोन माना जाएगा जिसपे ब्याज चढ़ेगा। ये सारा जो पैसा है असल में वो लोन में उसको मिला। उसने जो शॉपिंग भी किया वो एक प्रकार से लोन पे किया है। उसने बाद में चुकाना है कितना 9% इंटरेस्ट, लेकिन सरकार माफ करेगी तो उसको तो 4% ही देना है। साथ ही साथ इस किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का क्या क्या उपयोग है? नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया, फिर उन्होंने बहुत पीएचडी लेवल का प्रश्न पूछा, तो और भी क्या उपयोग है वो हम जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ये कुछ मशीनरी वगैरह खरीदने की नौबत आई। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, मतलब ये ट्रैक्टर पंचर हो गया और उसको रिपेयर कराना है या उसका ब्रेक या क्लच वायर लेने जाना है, तो वो सब क्या वो परमानेंट नहीं, वो तो टेम्पररी, इधर उधर छोटे मोटे खर्चे ना। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, अनाज उसने काट लिया, ट्रैक्टर में भर के गया मंडी में बेचने के लिए, तो ट्रैक्टर में डीजल भरना पड़ा, या किसी और का ट्रैक्टर उसने रेंट पे किराए पे लिया, हाँ, तो वो सारे खर्चे। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर हाउसहोल्ड, कि बच्चों ने कहा हमें ये ट्यूशन की फीस या स्कूल बुक या कुछ खरीदना है और उसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज किया, हाँ कर सकता है, घर के खर्चे के लिए। और लोन के रूप में भी पैसा कैश में विड्रॉ कर सकता है बाय इंसर्टिंग दिस कार्ड इन द एटीएम मशीन, ये सब वो कर सकता है। इतना सब बुक्स में नहीं दिया था। ये तो मिनिस्टर को किसी ने पूछा होगा लोकसभा में क्वेश्चन आवर में, तो उसने लंबी चौड़ी बात की, वो पीआई होगी, उसमें से उठा के पूछा। जब पूछा उस साल मुझे नहीं पता था कि इतना भी सब होता है, पर उसने पूछा था, हमने पढ़ लिया। ये भी ऐसा जरूरी नहीं कि अगले साल रिपीट हो, बट वी हैव स्टडीड। फार्मर्स को लोन के लिए क्या क्या सुविधा है? आरबीआई का प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स उसमें कोटा होता है, वो हम 182 में पढ़ चुके हैं। बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो इसलिए तो हुआ कि सरकार चाहती थी गरीबों को, किसानों को लोन जाए। रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब बनाया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं किसान को कुछ मिले, ये सब उद्देश्य है। तो पिलर 1 B1 क्लासिफिकेशन में हमने देखा किसान क्रेडिट कार्ड और इंटरेस्ट सबवेंशन, अभी मैंने आपको बताया। तो इंटरेस्ट सबवेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्म लोन वेवर, किसान का कर्ज माफ करना चाहिए कि नहीं? तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि नहीं माफ करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी आदत बिगड़ जाती है। जब भी इलेक्शन आते हैं वो लोन चुकाना बंद कर देते हैं, तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम फ्लो में नहीं चलती है। फिर वो सब मींस का मुद्दा है, मींस में देखेंगे। 28 तारीख से अपने लेक्चर शुरू हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, आपकी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। तो जाने लायक जो था लोन में हमने जान लिया। अब आखिरी मुद्दा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे गरीबों को पेंशन इंश्योरेंस सब मिलना चाहिए। तो देखिए ऑलरेडी हमने तो पढ़ लिया, छोटी-छोटी अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन, ये सब छोटी-छोटी योजना है, वो क्या गरीबों के लिए। तो माइक्रो पेंशन, माइक्रो इंश्योरेंस हमने देखा। अब जरा टेक्निकल उसकी व्याख्या क्या होगी? माइक्रो इंश्योरेंस मतलब क्या? कि बहुत छोटा इंश्योरेंस है कि 50,000 रुपए तक का आपका प्रोटेक्शन है। ये किसके लिए होता है? गरीबों के लिए, किसानों के लिए। उसमें भी क्या आपका मुर्गी मर गया, आपका भेड़ मर गया, तो इतना पैसा देंगे वगैरह वगैरह। सो दैट इज माइक्रो इंश्योरेंस। अब स्वाभाविक है ये तो गांव में रहते हैं तो सिटी में आएंगे नहीं, तो वहाँ गांव-गांव तक उसको ऐसी पॉलिसी बेचने के लिए एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस वाले, उन सब की मदद ली जाती है। जैसे एलआईसी की जीवन मधुर, जीवन मंगल, तो मतलब ये क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, पर ऐसी जिसमें मरने पर 50,000 मिलते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके नीचे एक तो आएगा टेलीकॉम और दूसरा आएगा पोस्ट विभाग। ये जो पोस्ट विभाग है ये सब बैंकिंग की फैसिलिटी या पोस्ट पेमेंट बैंक, और साथ ही साथ ये सब इंश्योरेंस वगैरह की भी, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम, ये सब चलाता है। तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वाले मौज में आ गए कि हर एक गांव में, मतलब हर एक जिले के कम से कम एक गांव में, सब गांव वालों का कम से कम एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हर फैमिली का हम बेचेंगे और उसे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कहेंगे। ये सब मुझे काम का नहीं लगता, तो बता क्यों रहा है? इंडिया ईयर बुक में दिया है, कुछ बार पुराने क्वेश्चन उठाते हैं। फिर ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को और मौज आ गई कि मतलब हर साल कुछ एक नया स्कीम लॉन्च नहीं करे तो पीआर कैसे होगी? तो लेगा 5 स्टार विलेज स्कीम, कि ये पोस्टमैन ने ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, और जहाँ इतनी सारी अवेयरनेस फैल जाएगी तो हम कहेंगे वो सब 5 स्टार विलेज हो गए। फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने ये सब कहा, तो आईआरडीआई को लगा भाई हमारा भी पीआर होना चाहिए, तुम अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते। तो मॉडल इंश्योरेंस विलेज वो ऐसा है कि उस गांव में सारी जात की इंश्योरेंस पॉलिसी हम बेचेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, ट्रैक्टर इंश्योरेंस, जो है उसका सबका इंश्योरेंस। तो अगर सब कुछ मिलेगा तो हम कहेंगे कि वो एक मॉडल इंश्योरेंस विलेज बन गया है। मतलब इतने भी क्यों रुके, और भी 3-4 मिनिस्ट्री ने कुछ बना देनी चाहिए सेम ऑब्जेक्टिव की स्कीम्स। कितना याद रहता कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो तुमने लिखा ही क्यों? तुम डिलीट कर दो इसको, और हम तुम पे इतना यकीन करते हैं कि हम छोड़ देंगे, और पूछे जाएंगे तो भी हम तुमको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये याद रखना पॉसिबल नहीं था। आई एग्री। लेकिन फिर होता है कि पूरे साल का ये इन्होंने किया है। लेट मी गो बैक।
कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने किया 2020 में। अब होगा क्या, दिसंबर आएगा तो हर एक मिनिस्ट्री अपना निकालेगा ईयर एंड रिव्यू, मतलब हमने पूरा साल क्या काम किया। तो पूरा साल स्वच्छ भारत मिशन में हमने इतना सब साफ सफाई किया, हमने ये पेड़ पौधे लगाए, हमारी ये 10 योजना है, उसमें इतने 100,000 गांव को हमने और एनरोल कर दिया है, बोल के वो निकालेंगे। अब ऐसा ईयर एंड रिव्यू आता है पीआईबी पे, तो फिर कोचिंग वाले खासकर जिनको यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे हैं वो जबरदस्ती का नया सब्जेक्ट इन्वेंट करेंगे, पीआईबी ईयर एंड रिव्यू बोल के वापस ये सब चलाएंगे, तब लोगों को होता है फोमो। और साथ ही साथ ये जो भी पीटी 725 वगैरह ये सेम चीजें मिलती जुलती निकालेंगे, तुमने ये पढ़ाया नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होनी चाहिए, बिकॉज तुमने नहीं पढ़ा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नहीं भाई, तो आपकी तसल्ली के लिए मैंने हैंडआउट में दिया, अदरवाइज आई वुड नॉट स्लीप ओवर ऑल सच थिंग्स। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखना। आगे बढ़ो। अब लगभग आखिरी मुद्दे पे हम पहुंचे। इनफॉर्मल वर्कर्स, मतलब इनफॉर्मल का मतलब क्या, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कागज नहीं है, ही डज नॉट हैव अ जॉब एग्रीमेंट, तो इनकी भट्टी में काम कर रहा है, काम वाली बाई है वगैरह। अब इनकी तकलीफ आप सोचो, ईपीएफओ में पेंशन वगैरह के लिए एनरोल नहीं हो सकते, ईएसआईसी में उनको मुफ्त का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना कि आपको फैक्ट्री में काम करना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए वगैरह। लेकिन ये खुद के पैसों से अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सब में एनरोल कर सकते हैं। तो ये वो इनफॉर्मल वर्कर्स। तो फिर गिग वर्कर्स क्या होते हैं, या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे अर्बन क्लब पे ब्यूटी पार्लर चलाने वाली, जोमेटो स्विगी का डिलीवरी बॉय, उबर का टैक्सी ड्राइवर, उनके पास कागज है, दे हैव एन एग्रीमेंट। कंट्रैक्ट में एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है कि तुम हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है क्लियरली कि यू आर नॉट एम्प्लॉय। क्यों लिखते हैं? ताकि स्विगी जोमेटो को वो सब समझो, ईपीएफओ ईएसआईसी ये सब जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़े अपने सर पे कि इसका सैलरी से कुछ पैसा काटना है, हमने इसको एक्स्ट्रा कुछ पे करना है वगैरह, वो सब तकलीफ नहीं। इसलिए इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। इनका परमानेंट जॉब या कुछ है नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस हिसाब से वो डिलीवरी देते हैं और उनको हर डिलीवरी का यूनिट प्राइस होता है, मतलब 5 रुपए 10 रुपए वगैरह। अब ऐसे गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, महिला प्रेग्नेंट हो गई, ऑफिस नहीं जा पाई तो भी उसको कुछ पैसा मिले, और भी आगे की वो बच्चों को स्कॉलरशिप, वो मर गया उसके डिपेंडेंट्स को कुछ पैसा मिले वगैरह वगैरह। तो सरकार ने कहा कि हम एक कानून बनाएंगे सोशल सिक्योरिटी कोड। अब उसमें फैक्ट्री वालों को तो सब वर्कर्स को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन ऐसे जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, काम वाली बाई जिसके पास कागज नहीं है, या ये गिग वर्कर जिनके पास कागज है लेकिन वो कहते हैं तुम एम्प्लॉय नहीं हो, इन सबको हम कवरेज देंगे। ऐसा वो बोल रहे हैं कब से, 2021 से। अभी 2025 में आगे ये कुछ हो रहा है, और इस हिसाब से उबर टैक्सी कंपनी जिसमें गिग वर्कर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम दिसंबर 2025 में सोचते हैं थोड़ा कि इनको कुछ दे देंगे, मतलब ये एनरोल फॉर इंश्योरेंस और पेंशन समथिंग। फिर तो तब जब असल में ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा तो हम वापस इसको रिविजिट करेंगे। 2025 बजट में सरकार ने ये कहा कि गिग वर्कर्स को भी 5 लाख का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना क्या था आपको 2 बजे भी याद होना चाहिए, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में देंगे। आपके ऐसा अलग से बोलने की क्या जरूरत है, आप तकलीफ समझो। ये जो जन आरोग्य योजना, इसका बेनिफिशियरी कौन है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में उनके सर्वे आए थे, गांव गांव जाके उन्होंने सबको प्रश्न पूछा, अच्छा तुम महीने का 10,000 कमाते हो, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, ये बोल के। तो उस वक्त जिसने लिखा दिया मैं बहुत गरीब हूं, तो वो सब एनरोल हो गए। कितने? गांव के 8 करोड़, शहरों के 2 करोड़ फैमिली फैमिली। अब मान लो एक नया लड़का है, हो सकता है उस जमाने में जब सर्वे हुआ था तो इसकी फैमिली वेल टू डू थी, या डेफिनेशन के हिसाब से लोग गरीब नहीं थे कि 10,000 से ज्यादा कमा रहे थे। अब ये जो काम कर रहा है उसमें ये तो इतना पैसे वाला है नहीं, डिलीवरी बॉय है, लेकिन इसको जन आरोग्य योजना का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे देखो सर्वे के हिसाब से तो तुम गरीब नहीं हो, 2011 में जो हुआ। तो इसलिए सरकार को अलग अलग टाइम पे फिर से नोटिफाई करना पड़ता है कि ये सेक्शन या ग्रुप ऑफ पीपल को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो गिग वर्कर्स है, आप कहते हो तो फिर हर एक आदमी लिख देगा मैं गिग वर्कर हूं फिल्म का इंश्योरेंस लेने के लिए, नहीं। उसने लेबर मिनिस्ट्री के श्रम पोर्टल में जाके सब रजिस्टर करना होगा, जो भी अपना कार्ड और कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो होगा ना, ओला उबेर का, वो सब अपलोड करेगा, फिर उसको ये मिलेगा फ्री में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, अनऑर्गेनाइज याद करें आप कि आप सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर रहे, आप रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, रजिस्टर्ड कंपनी में काम नहीं कर रहे, ये छोटा मोटा रिक्शा रेहड़ी वाले, ये सब लोग को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। पॉटर है, ईट की भट्टी में काम करने वाले, पंचर बनाने वाले, ये सब। तो इनको ये सब इंश्योरेंस पेंशन की फैसिलिटी के लिए 2008 में कानून बना, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें ये सब लिखा होता है कि मान लो यूनियन और स्टेट लेवल पर हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएंगे और उस फंड के अंदर कुछ पैसा रखेंगे और फिर इनको उसमें से पैसा जाएगा, इंश्योरेंस पेंशन, ऐसी सब बातें हैं। तो दैट इज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब ये जो कानून है उसमें ऐसा लिखा है कि तुमको ये 10 जात की स्कीम लागू करनी होगी। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा लिखा है उसमें कि दिस लॉ रिक्वायर्स गवर्नमेंट टू रन वेरियस स्कीम्स। इसका मैंने आपको लिस्ट दिया है, जो आपने याद नहीं रखना है, सिवाय कि आप ये जो एपीएफसी ईपीएफओ वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि हाँ कानून में ऐसा लिखा है कि ये जो 10 स्कीमें दे आर नोटिफाइड या दे आर पार्ट ऑफ दिस लॉ। फॉर एग्जांपल आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो, जो मनरेगा योजना है कि गांव वालों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो वो कानून से आती है, दैट इज मनरेगा एक्ट। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें लिखा है सब गरीबों को 5 किलो अनाज दो, तो जो योजना है वो कानून से आती है। उसी तरह ये जो 10 स्कीम्स हैं वो समझो उनको लीगल बैकिंग है, ये हमको याद नहीं रखना है आईएएस के लिए कि इनका लीगल बैकिंग ये कानून में है, बट फॉर ईपीएफओ यू कैन रिमेंबर दैट। उन्होंने एक बार पूछा था तो मेरी आदत है वो पूछ ले तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। आपके अपन तो फिर तुमने लिखा क्यों? तुम ये लिख देते कि ये वाली वेबसाइट पे देख लेना। देखिए एक दो बार ऐसा हुआ है कि ईपीएफओ का उनको जो पूछना चाहिए वो आईएएस में पूछ लिया, आप याद करें कौन सा कैजुअल वर्कर को ईपीएफओ मिलता है कि नहीं, ऐसा उन्होंने आईएएस में पूछा 2012 और कभी, जो उनको नहीं पता था अपना जॉब अलग दिशा में जा रहा है। शुक्रवार का लेक्चर देखें, तो समटाइम्स इट हैपेंस, सो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एटलीस्ट नजर में कुछ आ गया तो फिर मैं लिख देता हूँ। प्रश्न इतना सारा तुमने गरीबों का, चलो बैंक खोल दिया, इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सर स्कीम, लोन, इंश्योरेंस, पेंशन सब हो गया, और उसको कंप्लेन करने जानी हो तो कंप्लेन के लिए क्या सिस्टम है? आरबीआई में जाके बैंकों के खिलाफ, लोन देने वाली एनबीएफसी, डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी, या ये यूपीआई वगैरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, तीनों के कंप्लेन कर सकता है। पहले इनके 3 अलग ऑफिसर्स थे जिसको हम कहते हैं ओम्बड्समैन। फिर आरबीआई ने कहा कि हम एक वेबसाइट बना देते हैं, वन नेशन वन ओम्बड्समैन, वहां तुम जाके तीनों की कंप्लेन कर दो और वो हमारे ऑफिसर्स देख लेंगे। तो एक ये काम हो गया। अच्छा, शेयर मार्केट में आपके साथ स्कैम हो गया तो सेबी को शिकायत करनी, उसका स्कोर्स पोर्टल है, उसमें संतोष नहीं मिला तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में लफड़ा हो गया तो आईआरडीआई संस्था के ऑफिसर होते हैं, उसको कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कंप्लेन ऑफिसर, उधर कंप्लेन करो, संतोष नहीं मिला तो फिर आप आईआरडीआई और उसके ऊपर सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। पेंशन में आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी का पेंशन स्कीम में कुछ है तो आप पीएफआरडीए को कंप्लेन करो। लेकिन अगर आपने एनपीएस ज्वाइन किया है तो उसकी सिस्टम थोड़ी अलग है कि एनपीएस में आपको कोई कंप्लेन है तो पहले स्टेज पे आप एनएसडीएल को कंप्लेन करेंगे। एनएसडीएल असल में समझो डीमैट अकाउंट खोलने वाली डिपॉजिटरी है, लेकिन यहाँ पर काम सौंपा है पीएफआरडीए उसको, दैट इज करेक्ट। उधर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो पीएफआरडीए में कंप्लीट करो, उधर सेटिस्फैक्शन नहीं मिले तो सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ईपीएफओ उसमें कंप्लेन है तो ईपीएफओ के अपने जो भी उसके कमिश्नर वगैरह को कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि जहां पर आपको कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना पड़े, ऐसा कोई मैटर हो, वो पूरा क्या होती है एलएलबी हमारे लिए काम की नहीं। कंज्यूमर कोर्ट्स क्या है हम लोग समझेंगे पिलर 4 बी में, अभी हम लोग पिलर 1 में। अब ये सब गरीबों के एमएसएमई के लोन पास कराने के लिए एक तरफ बैंकर्स हैं, एक तरफ ये सारे लाभार्थी बेनिफिशियरी हैं, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स बना देते हैं। तो पीएसबी लोन्स इन 59 minutes.com, वैसा कि कोई एमएसएमई को लोन चाहिए
तो वही पोर्टल मिल जाएगा, उसको कहेंगे तुम अपना जीएसटी नंबर बताओ, इनकम टैक्स का पान कार्ड नंबर बताओ, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो, फिर क्या है तुम्हारा धंधा उसकी डिटेल लिखो, तो 59 मिनट्स में यस या नो में तुमको जॉब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वो 1-2 हफ्ते और ले सकता है, उसके बाद तो लोन असल में आता है। स्टूडेंट्स को लोन चाहिए, छोटे व्यापारियों को, किसानों को, उनके लिए अलग-अलग स्कीम्स हैं। तो वो सारे लोग एक ही पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दे, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जन समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल। तो उधर वो अप्लाई करेगा, वहाँ से उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे अलग-अलग बैंकों को। फिर वो लोग चेक करेंगे, अच्छा तुम्हारा आधार नंबर क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई उसका उद्यम नंबर, सिबिल स्कोर, फिर आपका लोन पास या फेल होगा। तो दैट इज जन समर्थ पोर्टल। एक तो तकलीफ क्या है, हम तो चलिए एग्जाम की तैयारी करें तो हम रट लेंगे कि जन समर्थ पोर्टल है, उसमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इनको कहाँ सपना आएगा, तो नाम का कुछ तो लेन देन होना चाहिए कि जन ऋण योजना रखना चाहिए, जन ऋण पोर्टल है या पब्लिक लोन पोर्टल है, आसानी से बोले समझ आए ऐसा नाम रखें, जन समर्थ पोर्टल से उसमें वर्ड में कहीं है ही नहीं लोन का शब्द कि इनको कुछ पता चले कि हमारे लिए पोर्टल है। तो सपना थोड़ी आ जाएगा कि यूट्यूब है तो यहाँ पर जाना है, फिर सरकार करना है, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 25-50 और पोर्टल तो लॉन्च करनी चाहिए। तो पीएम सूर्य पोर्टल वैसा कि एससी एसटी और वीकर सेक्शन को बिजनेस लोन चाहिए तो तुम इधर अप्लाई करो, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ये चलाइए, तो भाई तो जन समर्थ भी तो है ना, तो उधर काम नहीं हो रहा है क्या ये पोर्टल। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और यूएनडीपी नाम की इंटरनेशनल संस्था है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए मशहूर है, उन्होंने कहा चलो हम ये पोर्टल बनाए, सारथी पोर्टल, कि ये जो किसान है उनको क्रॉप लोन, मतलब इंश्योरेंस लेना, क्रॉप इंश्योरेंस, ट्रैक्टर इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस गाँव वालों को लेना है, तो उसके लिए अलग से है सारथी पोर्टल। अब देखिए तकलीफ, सारथी सारथी ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी पोर्टल है कुछ, सारथी वाहन ऐसा, तो उधर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का सब करना है, आप उधर जाएंगे एक दूसरे को पूछते हुए देखते हुए कि कर क्या रहे हैं। और सारथी का इंश्योरेंस से क्या लेना है, इंश्योरेंस का सीधा नाम रखा हुआ है बीमा पोर्टल, गाँव वालों का बीमा पोर्टल। पीएम सूर्य, आगे हम लोग देखेंगे 5वें पिलर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, कोई से पीएम सूर्य उसकी योजना होगी, नहीं ये अलग है, ये पोर्टल अलग है। यार मित्रों अभी आप समझो, ये सब पोर्टल है, रिपोर्ट भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं बनाती है कि कौन से देश में कौन से राज्य में कम ज्यादा तरक्की हुई है। अब कुछ मैंने हैंडआउट में दिया, याद रहे तो ठीक है, वरना ये सब छोटा छोटा याद नहीं रहे तो चिंता नहीं करनी है, बाकी सब्जेक्ट याद करो। देखिए बुधवार को इसकी टेस्ट होगी, तब मुझे मान लो उसमें 40 सवाल बनाने, तो आपको जैसे पोर्टल के भी 2-5 सवाल आ सकते हैं, करेक्ट हो तो भी ठीक है, नहीं करेक्ट हो तो स्ट्रेस उसका लेना नहीं है। मैंने इसलिए क्योंकि इंडिया बुक वगैरह में होता है तो वी हैव स्टडी, अदरवाइज समझो रियल एग्जाम में 100 एमसीक्यू है, तो मैक्सिमम कोई ऐप पोर्टल का अगर प्रश्न आ भी जाए तो कितना आ सकता है, एक सवाल, मैक्सिमम 2 सवाल, उससे ज्यादा ये नहीं, 100 के 100 सवाल वेबसाइट पे ही पूछने वाले, तो नीड नॉट टेक टू मच स्ट्रेस। और इसमें आप देखिए तकलीफ क्या, वर्ड एसोसिएशन से एलिमिनेट करना मुश्किल है, क्योंकि नाम कुछ अलग है और ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। रिपोर्ट के अंदर फेमस है आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, वो 0 से लेकर 100 मार्क देता है हर एक जो भी स्टेट को, हर एक एरिया को, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। अगर 0 मार्क है इसका मतलब क्या, वो एरिया किसी गरीब आदमी का ना बैंक अकाउंट है ना शेयर मार्केट की समझ कुछ नहीं है, और 100 आ गया तो मतलब सबको सब कुछ मिल गया, इंश्योरेंस पेंशन देंगे एवरीथिंग। अब पूरे भारत का एवरेज निकालो तो 64 था, अभी मार्क्स इंप्रूव हो गए 67, इसका मतलब क्या तरक्की और हो रही है, जितना 100 के करीब जाए तो अच्छी बात है। अभी उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई थी एआरओ, वहां पर उन्होंने ऐसा पूछा कि यूपी का क्या स्कोर है इस आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, वो मैंने हैंडआउट में नहीं लिखा है, पर इसमें से जीवन बोध क्या लेना है, हाँ तो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो अपने स्टेट का ये स्कोर भी देख लेना चाहिए, कहीं लिख लेना चाहिए। अदर देन दैट नॉर्मली आप पाएंगे यूट्यूब पर मैं जैसे सीएपीएफ के आंसर की रखता हूँ, टीडीएस के आंसर की रखता हूँ, लेकिन मैंने ये उत्तर प्रदेश आपको पब्लिक सर्विस जो उसकी क्लास 1 2 ग्रुप बी वाली होगी उसकी रखी थी, मैंने यूपी आरओ की नहीं रखी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमी का कुछ खास था नहीं, उसमें सारे सवाल में समझो 15-20 तो सिर्फ और सिर्फ है सेंसस 2011 से, कि कौन से स्टेट में ज्यादा आबादी है, कम लिटरेसी है, एक्स वाई मेल फीमेल रेशियो वगैरह, वही 10-15 सवाल चल रहे हैं, और बाकी सभी ऐसा जनरल नॉलेज ज्यादा। तो वो एग्जाम में इकोनॉमी के ऊपर बहुत ग्रीप हो तो कोई आपके सक्सेस चांस इंप्रूव नहीं होते। हालांकि जो स्टेट सर्विस उसका उसके बड़े वाला जो डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी टाइप का परीक्षा है उसमें इकोनॉमी काफी उपयोगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो हर एक एग्जाम का अलग मिजाज होता है, जैसे सीडीएस सीएपीएफ में आजकल टीम्स ज्यादा पूछते हैं, बाकी सब थियरी उन्होंने पूछना थोड़ा कम कर दिया, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है, जो मैं लाइव नहीं पढ़ाता लेकिन मेरी प्रोफाइल से आप उसके रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं जो मैंने 2023 में लिए थे। तो एवरी एग्जाम हैज अ डिफरेंट टेम्परामेंट, वो आपने उसके पुराने पेपर डाउनलोड करके एक्सेल शीट बनानी चाहिए, तो आपको पता रहे कि क्या करना है। कुछ लोगों को समझ आ जाती है, आप पाएंगे जैसे ये जो गिग वर्कर्स की बात है, ये जो हम रहते हैं वहाँ पर अमेजन की डिलीवरी देने वाला एक ही लड़का है, वो आता है, तो बीच में बता रहा था कि उसका जो छोटा भाई है तो गुजरात के अंदर कांस्टेबल की परीक्षा क्लियर की, फिर उसके बाद डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की भी क्लियर की, फिर तीसरी सब इंस्पेक्टर की उसकी भी क्लियर की। तो मैं कहा वो करे तो तुम क्यों नहीं करे, तो वो बात ये कुछ लोगों को क्लिक हो जाता है कि मुझे इतना रटना है तो ये एग्जाम मेरी ऐसे पास हो गया, देता तो ये भाई भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, पर उसको क्लिक नहीं हो रहा है। तो इट इज अ मैटर ऑफ हैविंग दैट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन कि मुझे करना क्या है, कि 15 अगस्त से लेकर 3 दिन की छुट्टी है, तो ध्वजवंदन मैंने कर लिया, देख लिया, उसके बाद मुझे वापस पढ़ाई करनी है। एनीवेज तो अभी अपना पिलर 1 कंप्लीट हो गया, ये जो पिलर 1 डी था इंश्योरेंस का तो टेस्ट हो गया, पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो है उसकी टेस्ट बुधवार को होगी, हालांकि कल सोमवार को भी अपना क्लास है क्योंकि अपने 4 क्लास की अपना रन रेट है। तो टुमारो आई विल अपलोड द सेकंड पिलर काइंड ऑफ बजट। बजट हालांकि शुरुआती ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद ज्यादा जो उसका इनकम टैक्स वगैरह वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो सीधा सितंबर में पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में 28 अगस्त से हम लोग मेंस का पढ़ना शुरू करेंगे। ये पिलर 1 में हमने जितना पढ़ा है अभी तक मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, पहले इसका मेंस का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड पिलर में और आराम से पढ़ेंगे। हालांकि कल अपने पास एक दिन है तो बजट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कल हम लेंगे, उसका हैंडआउट मैं कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूं। बाकी पूरा कार्यक्रम क्या है और बीच में क्यों 9 दिन की छुट्टी है वो मेंस आंसर के चक्कर में, वो सब मैं ऑलरेडी गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूं, आप उस हिसाब से चलें। जिन लोगों का ये बैकलॉग है ये सब कंप्लीट करो भाई, ये कैंसर जैसा है, चौथे स्टेज में आगे फिर इलाज नहीं होता। सिमिलरली ये टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट नहीं दिया, फिर ये लोग क्या एक हफ्ते बाद आना बंद कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म, फिर वो फिर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर मुझे गूगल फॉर्म में मैसेज डालते हैं कि मैं आपके पुराने बैच का स्टूडेंट था और मैं फिर से आया हूं, एज इफ दैट इज एन अकम्प्लिशमेंट इन लाइफ कि मैं फिर से आया हूं, क्योंकि मैं उस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाया था, जबकि यू शुड बी सैड फॉर दैट। मुझे तो ऐसा पढ़ के दुख होता है कि भाई 2 बार आप क्यों फील कर रहे हो, तो ये मत करो, डिसिप्लिन से आप कंप्लीट करिए, दैट्स माय एडवाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।